हम लोग शायद पढ़ रहे हैं यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। ये लेक्चर लंबा चलेगा और कोशिश करते हैं एल्कीन आज खत्म कर देते हैं। क्या चीज? समोसा? तो खिला देना इनको आज समोसा यार। वो इनको कचौड़ी खिलाना, समोसे नहीं, वो अंबे वाली कचौड़ी खिलाना। जय अंबे है ना मावी नगर में, उसकी कचौड़ी खिलाना। हाँ, या तो फिर एक कटोरी रख दे, थोड़ा थोड़ा छूते हुए चले जाए। और तो एक रिवीजन प्लान आप ऐसे करिए, जैसे आपने अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़ लिए है ना, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर लें, तो रिवीजन प्लान में आप 5 कॉलम बनाइए, ठीक है। 5 टॉपिक, एक प्रकार से 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके। एक में फिजिक्स लिखिए, एक में जूलॉजी, एक में बॉटनी, और एक में जो है ओसी, और एक में पीसी, और एक में आईओसी, ठीक है। इनके जो चैप्टर आपके हो गए, ठीक है, इनके चैप्टर और आगे डेट डालिए, तब तक आपको रिवीजन करना है। तो इनका रिवीजन आप जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए आप लोग, क्योंकि उधर जो आपके चैप्टर हो गए हैं वो 100% हो जाए। जो चैप्टर हो गए हैं उसमें 100% हो जाए, उसमें कोई पीछे न रह जाए। जैसे आप चैप्टर लिख लो और एक लिमिट टाइम है कि भाई हमें एक चैप्टर फिजिक्स का, फिर जूलॉजी का, फिर बॉटनी का, फिर ओसी का, फिर पीसी का, फिर आईओसी का, हमें 1 दिन या 2 दिन में कंप्लीट करना, पूरा फुल रिवीजन करना है। उसका शॉर्ट नोट भी बना के रख लेना, दोबारा फिर उसको हमें पढ़ना नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। जितने सारे डाउट्स हैं एक साथ ले आओ और मुझे आते ही क्लास में मुझे डाउट बता दिया करो ओसी के, तो मैं डाउट बता दिया करूंगा। आज लाएं आप लोग। अगले वीक में 3 फिर एक्स्ट्रा, हम आपके कोर्सेज को 20 तक बाइंड अप कर लेंगे, 20-25 तक बाइंड अप करने का सोच है। नहीं कोर्स नहीं, हमें प्रैक्टिस कराना, हमारी चिंता तो प्रैक्टिस की है। ओके, बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा नहीं कर रहे करेंगे, तो प्रैक्टिस जरूरी। हमें आपका सिलेक्शन में चिंता ही नहीं, हम आपके बारे में सिलेक्शन के बारे में सोच ही नहीं है। सिलेक्शन तो होगा 100%, सिलेक्शन की बात ही नहीं। ओसी के 12 सवाल या 13 सवाल आखिरी 5 दिन में कर किए जा सके, 5 दिन में खाली, या अगर 5 नॉन स्टॉप अगर एक लंबी क्लास ले जाए तो ओसी की क्लास से आप ओसी के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। हमारी टेंशन लास्ट के 1-2 लेक्चर, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन आपके कहीं मिस्टेक गड़बड़ न हो जाए। क्या चीज? अच्छा, एक बार एक क्लास ले जाए तो एक बार रिवीजन, फुल ओसी रिवीजन शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक, या तो शाम को 8 से, बीच में ब्रेक मिलता रहेगा। लाइव करवा देंगे पूरा लेक्चर, हम इसी क्लास में पूरा लाइव करवा देंगे, और यूट्यूब लाइव प्लस ये पिक्चर नॉन स्टॉप 12 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास। चलिए सुनो, तो पहले फिजिक्स के, फिर जूलॉजी के, फिर बॉटनी के, जिस सीक्वेंस में आपके चैप्टर हुए हैं उस सीक्वेंस में जल्दी जल्दी रिवीजन पूरा करें आप लोग। चलिए आज हम पढ़ते हैं ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, मान लिया किसी मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में 2 टाइप के बीटा कार्बन एटम, जैसे लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा है, और उसके 2 तरह के बीटा कार्बन एटम हो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन कहां से ज्यादातर निकलना चाहिए? हाइड्रोजन इस बीटा से भी निकलेगा, हाइड्रोजन इस बीटा डैश से भी निकलेगा, ठीक है। इसमें मेजर कौन होगा हमें ये पता करना, यहां से एक सवाल अक्सर बनता है, ठीक है। तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि यदि एलिमिनेशन के दौरान किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के बीटा कार्बन एटम हो, तो हाइड्रोजन किस बीटा कार्बन से हम निकालेंगे, या एक से ज्यादा एल्कीन बनने वाली हो तो किस एल्कीन को हम बनाएंगे, ये हम यहां सीखने वाले हैं। तो ये हम बता पाएंगे 2 रूल द्वारा। During course of elimination, if there are more than one type of beta carbon atom, then more than one alkene are possible. But which alkene is major and which alkene is minor, it can be decided by 2 rules. एक rule कहते हैं Sturgeon rule, और दूसरा क्या होता है Hoffman rule. या during elimination reaction, if there is chance of formation of more than one alkene, then which alkene will major and which alkene will minor, it can be decided by 2 rules, one Sturgeon rule and one Hoffman. Sturgeon नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि H वहां से निकालो जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो, H कहां से निकालो जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो, और हाफमैन, तो अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल हम बात करें तो ये बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और बीटा डैश पर 2 हाइड्रोजन है, तो सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग रिमूव हाइड्रोजन H+ फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन से पहले से पुअर है, रिएक्शन के बाद और पुअर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं पुअर बिकम्स मोर पुअर, या पुअर बिकम्स पुअर। छोड़िए तो मेरी क्लास एलिमिनेशन, इफ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा कार्बन एटम, देन हाइड्रोजन विल एलिमिनेट फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये किसने कहा था बताओ? सेट्जेफ ने कहा था। या एक से ज्यादा एल्कीन बनने वाली हो तो वो एल्कीन मेजर होगी है जिस एल्कीन के चारों तरफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगते हैं। जैसे ये एल्कीन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल है, और इस एल्कीन में 1 एल्काइल ग्रुप अटैच, एक इथाइल है, तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल मेजर। किसी किसी किताब में ऐसे लिखा जाता है और किसी किसी बुक्स में लिखा जाता है कि वहां से हाइड्रोजन निकालेंगे जहां हाइड्रोजन पहले से कम। ये किसका रूल है? सेट्जेफ। हाफमैन ने कहा था नहीं, एलिमिनेशन के दौरान वहां से हाइड्रोजन निकालो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाफमैन ने क्या कहा था कि कहां से हाइड्रोजन निकालो, तो उनके हिसाब से ये बीटा से हाइड्रोजन निकालो, बीटा डैश से मत निकालो, है ना। तो ये मेजर होना चाहिए। सेट्जेफ ने इसको मेजर बोला था, हाफमैन ने इसको मेजर बोला था। तो कोई डाउट है बोलो? आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम लोग छोड़िए क्या क्लास। देखो 2 रूल हैं, दोनों बड़े हैं अपने में, तो दोनों ही सीनियर हैं, तो दोनों को नाराज नहीं करना है। तो एक एग्जाम में हम सेट्जेफ की बात मान लेंगे, एक एग्जाम में हाफमैन की बात मान। अच्छा, असली वाले में किसी में क्या? एक स्लाइड पीछे। अभी बस स्टार्ट हो रहा है, जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। क्या नहीं, स्लाइड आगे तो 2-3 नाम की स्लाइड है इसमें, एक में थैंक यू होगा, एक में नाम का होगा, एक में कंटेंट होगा, ये यहीं से स्टार्ट ये टॉपिक। भाई सब सारे आगे, अब तो कोई नहीं आने वाला ना। अभी हम पढ़ने वाले हैं, इधर देख लो,
जल्दी से सुन लो कि एलिमिनेशन रिएक्शन जब होगा और किसी मॉलिक्यूल में दो टाइप के बीटा कार्बन एटम होगा लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो दो टाइप के एल्कीन बनेगा, या जितने टाइप का बीटा कार्बन एटम होगा उतने टाइप के एल्कीन बनेगा। कोई पूछे इसमें कितनी एल्कीन पॉसिबल है, तो याद रखना ये वाली एल्कीन भी संभव है और ये वाली एल्कीन भी पॉसिबल, पर इसमें मेजर कौन सा होगा ये हम डिसाइड करेंगे। ये इसे कहते हैं ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके लिए सेटजप और हाफमैन दो लोगों ने अलग अलग रूल दिए थे, उन्हीं के रूल को हम फॉलो करेंगे। सेटजप ने कहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन हम वहां से निकालेंगे जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो, ठीक है। तो जैसे ये लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में दो बीटा कार्बन एटम है, बीटा और बीटा डैश, तो यहाँ दो ही हाइड्रोजन है, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, तो सेटजप के हिसाब से यहाँ तक ज्यादातर हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और वहां से कम निकालेंगे, तो इसको बना देंगे मेजर। ये रहा सेटजप रूल। हाफमैन ने कहा नहीं, इन्होंने उल्टा बोला। हाफमैन ने कहा वहां से हाइड्रोजन निकालेंगे जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो, तो ये है मेजर। अब हम बात किसकी मानेंगे, तो ये फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है सारे उसमें सेटजप का रूल फॉलो होता है। मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन किसका रूल फॉलो करते हैं, सेटजप का। सिर्फ चार केसेस को, कुछ केसेस को छोड़ के, चार नहीं, वो इन केसेस को छोड़ देंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेटजप रूल डोमिनेट ओवर हॉफमैन रूल एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। पहला केस, अगर लिविंग ग्रुप ओएसी या एफओ, पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो वहां पर हम किसकी बात मानेंगे, अगर लिविंग ग्रुप ओएसी या एफओ तो हम हाफमैन की बात मानेंगे, ठीक है। लिविंग ग्रुप अगर एनआर3 हो, एसआर2 हो या बल्कि ग्रुप हो, एनआर3 को बोलते हैं ट्राई एल्काइल अमोनियम ग्रुप और इसे बोलेंगे डाई एल्काइल सल्फोनियम ग्रुप। नाइट्रोजन पर प्लस है तो अमोनियम और सल्फर पे प्लस है तो सल्फोनियम, ठीक है, ये बल्कि ग्रुप हो। या और अगला केस है अगर बेस जो होगा व्हेन बेस इज लार्ज साइज बेस, तब भी हम किसकी बात मानेंगे, हाफमैन की बात मानेंगे। तो लिविंग ग्रुप इन चार में से कोई हो, ओएसी हो, एफओ, एनआर3 हो, एसआर2 हो, तो हाफमैन की बात मानेंगे। और बेस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, बल्कि साइज का बेस हो, तो हाफमैन की बात मानेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना। आया समझ में आपको, हर केस में क्या मानेंगे, सेटजप। किसको ध्यान देंगे बताओ इसमें, एक ओएसी, एफ और क्या एनआर3 और एसआर2, पक्का, ठीक है। अब हम आपको बताएं, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको एलिमिनेशन करना है, तो आप किसकी बात मानेंगे, जल्दी आप ध्यान से देखिए। एल्कोहलिक केवेज ये लिविंग ग्रुप सीएल है, उन चारों में से नहीं है, बेस भी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड नहीं है, तो यहाँ पर हम किसकी बात मानेंगे, सेटजप। तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। ऐसे पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आ जाए तो किसकी बात मानेंगे, हाफमैन। इसके पीछे रीजन ये होता है ना, जब बल्कि साइज का बेस होता है तो भीड़ में जाके हाइड्रोजन को चुराना पसंद नहीं करता, क्योंकि जहां हाइड्रोजन कम होंगे अर्थात वहां भीड़ क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां हाइड्रोजन कम होंगे वहां भीड़ क्या होगी, तो ये किनारे से हाइड्रोजन निकालना पसंद करता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा ज्यादातर यहाँ से। अच्छा, दूसरा, यहाँ लिविंग ग्रुप एफ है, तो किसकी बात मानेंगे बताओ, हाफमैन की बात मानेंगे। तो ये मेजर, तो इसमें ये मेजर होगा, इसमें हाफमैन मेजर हो जाएगा, इसमें कौन सा मेजर हो जाएगा, हाफमैन मेजर हो जाएगा। पोटेशियम, अब इसमें ओएसी ग्रुप लगा हुआ, ओएसी जानते हैं आप लोग क्या होता है, CH3CO, इसको कहा जाता है एसाइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, कहते हैं एसी। तो ओएसी मतलब यहाँ पर COCH3 ग्रुप लगा दीजिए। तो एसीटेट ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है, एसीटेट ग्रुप होता है, उसी को ओएसी कहते हैं। तो ACO का माइनर मतलब हो गया कि CH3CO, ये O, ACO, ये एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ये ACO। तो यहाँ पर ये किसका मेजर प्रोडक्ट होगा बताओ, ये मेजर। नेक्स्ट, इसमें किसकी बात मानेंगे बताओ, हाफमैन की बात मानेंगे। देखो ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन चुराएगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, ज्यादातर केसेस में हाइड्रोजन यहीं से चोरी होगा और ये बन जाएगा मेजर। यहाँ पर केवेज के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, मतलब बोलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और फिर ये सल्फर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये हाफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, डाइमिथाइल सल्फर, ये मेजर होगा, ठीक है। कौन सी बात मानेंगे बताओ, हाफमैन, पक्का। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमने, इसका नाम है ये 4 डिग्री अमोनियम, इसका नाम क्या है 4 डिग्री अमोनियम और सामने लिया हुआ केवेज। तो 4 डिग्री अमोनियम का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो हाफमैन मेथड द्वारा एलिमिनेशन होगा, दो एल्कीन बनी आपकी और एक ट्राइमिथाइल एमाइन बना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसी प्रकार का ये बेस, ये 4 डिग्री अमोनियम यहाँ पर प्रेजेंट हो और जो बेस है ये आपने बाहर से लिया है ना केवेज, और बेस घर का ही हो, ये सॉल्ट हो, इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं आप लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर OH प्रेजेंट होता है। तो अगर कहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो और उसे हीट करें हम, तो इसमें बेस घर के अंदर ही मिलेगा, बाहर तो ये घर के अंदर का ही बेस यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, चुरा लेगा और यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। इस केस में भी वही एल्कीन बनेगा जो अभी आप बना रहे हैं, है ना, सेम रिएक्शन होगा। परंतु इस रिएक्शन को E2 रिएक्शन नहीं कहेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में एक ग्रुप बेस का काम कर रहा है और एक पार्ट जो है लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है। इसे कहा जाता है EI रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर, इसे कहते हैं E2 रिएक्शन। आया समझ आपको, तो याद रखना EI इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो EI का फुल फॉर्म क्या होगा, या इसी को पाइरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभी हम यही आगे पढ़ाने वाले हैं, अलग हेडिंग डाल के इसी को पढ़ाएंगे। तो अब हमें आगे शायद पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये पाइरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन, या इसी को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, EI रिएक्शन। EI रिएक्शन का फुल फॉर्म हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बस एक हिंट दे दिया, जैसे अगर आप कहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखें और ये अमोनियम ग्रुप अलग है और ये हाइड्रोक्साइड अलग लिया गया, ये दोनों हमने अलग लिया, ये अलग था वो अलग से इनको मिलाया फिर हीट किया, तो अब दो मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराया तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी दो आएगी। समझ में आ गया, किसी एक मॉलिक्यूल का लिविंग ग्रुप है, दूसरे मॉलिक्यूल का बेस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल का एक पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट बेस का काम कर रहा है, पॉजिटिव पार्ट किसका काम कर रहा है, लिविंग ग्रुप का, इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी आगे हम इसी का नाम लिखने वाले हैं, पाइरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन। इसमें भी मेजर हमेशा वही होगा जो आपने बताया, ये आ गया ये। अब हम आपको बताने वाले हैं क्या होता है पाइरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन। थोड़े धोखे वाले क्वेश्चंस भी करा दें आपसे, अच्छे वाले क्वेश्चंस भी करा दें, फिर पाइरोलिटिक करा दें। धोखे क्या कर लेंगे आप लोग, बहुत बहुत तेज आदमी आप लोग, बहुत तेज आदमी, अरे बहुत तेज। अगर मैंने इसका रिएक्शन करा दिया एल्कोहलिक KOH एंड हीट, तो बताओ क्या बता देंगे, क्यों अनावश्यक मैंने इसमें करा दिया, बता दो। अच्छा, इसमें ग्रुप बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बता तो आप देंगे।
क्या करेंगे आप बताओ, कहां से एलिमिनेशन करेंगे, कहां से? देखो नाइट्रोजन को ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन जहां जुड़ा होगा ये अल्फा होगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप ही है, और उसके पड़ोसी क्या होंगे, बीटा। ये बीटा, इसमें कौन बीटा जो है, इस बीटा में एक हाइड्रोजन है, इस बीटा में तीन हाइड्रोजन, तो यहां से निकलेगा तो सेट्स ऑफ एलिमिनेशन, यहां से निकलेगा तो हाफ मैन, और नियम कहता है कि हाफ मैन एलिमिनेशन कराएंगे तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें हम हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे। अब आप लोग तो बता दिए है ना, ये आपका रहा मेजर। अच्छा एक सवाल और पूछे आपसे, क्या चीज? अच्छा टफ नहीं लगा क्या, आसान था, आसान था? नहीं ये भी धोखा नहीं, आसान, इट इज आल्सो वेरी आसान। तो आप बताइए इसका, अच्छा यहाँ पर अब इसमें हमने अंदर ही अंदर OH माइनस लगा दिया, इसको हीट करें तो कहां से हाइड्रोजन निकालेंगे? अब ये पढ़ने के बाद में पहले प्रोडक्ट पहले बना लेते हैं, इसमें बताइए हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे, जल्दी से बता दो। देखो ये अल्फा है, अच्छा इसमें तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, तो तीन अल्फा और ये भी अल्फा हो गया। तो अब देखो अल्फा पर हाइड्रोजन तो सेम, ये अल्फा से, इसमें मतलब हमें हाइड्रोजन निकालना है, हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, बीटा। तो ये बीटा है, इस पर एक हाइड्रोजन, ये बीटा डैश, इस पर दो हाइड्रोजन, और बीटा डबल डैश, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बेस कहां से निकालेगा बताओ? तो ये बेस हाइड्रोजन निकालेगा ये इस बीटा से, तो जब इस बीटा से हाइड्रोजन निकालेगा तो ये अल्फा और बीटा के बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो टूटेगा ना, बताओ ये अल्फा है और ये बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लो और ये अल्फा से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नहीं मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मुझे गलत, जानते हैं हम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, हमें बॉन्ड तो नाइट्रोजन वाला खींचेगा ना, तो बॉन्ड तो ये वाला टूटेगा ना, ये बन, और हम वो वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा कंसेप्ट तो रट गया था, भूल है ना, ठीक है, ये तो पूरे गड़बड़ है। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे ऐसे, ये बन जाए, नहीं आया समझ में आपको? इसमें धोखा तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सावधानी रखना है, समझ गए आप? ये अल्फा और इसके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे आप, अल्फा है ये बीटा, तो अल्फा का जब बॉन्ड तोड़ेंगे आप यहाँ पर देखिएगा तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और ये बीटा से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन, तो अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं जानता था आप लोग दोबारा पूछवाएंगे मुझसे, लॉन्ग मुझे ऐसे लिख देना चाहिए, बस ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ये टूट गया, ये अल्फा या बीटा, और अल्फा से हाइड्रोजन चला गया, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया। अब अंदर साइकिल के लिखना अच्छा नहीं था तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ब्रिज बॉन्ड कहाँ बेटा, यहाँ ये वाला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये लिविंग ग्रुप है ना, ये अपने प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड को छीन लेगा, हमें कुछ भी नहीं सोचना, हमें अल्फा और बीटा में अल्फा वाला बॉन्ड तोड़ लेगा और बीटा से हाइड्रोजन हटा दो, अल्फा से नाइट्रोजन छीन लेगा और बीटा से क्या निकाल दो, हाइड्रोजन। हाँ ये वाला, हाँ तो ये टूट जाता, रिंग वो सेम चीज बनता, मतलब फर्क नहीं पड़ता, बस वो रिंग वो तो अलग लिखा हुआ ना, ये जानते हैं कैसा स्ट्रक्चर है, एक रिंग बाहर की तरफ है, एक उधर है, एक उधर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल अलग 3D स्ट्रक्चर इसका अलग है। आप इधर वाला बॉन्ड तोड़ दो, कर दूं एक, जो आप बोले वही करूं? अच्छा इनका जो कहना है ये वाला, केमिस्ट्री कहती है, और लिखिए, जब आप क्वेश्चंस लिखेंगे जितने सारे डाउट्स हो आप बस लिख लो, मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, ये लगा दिया, या नाइट्रोजन, यहाँ पर मिथाइल। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड तोड़े हैं, ये प्लस चार्ज। अब देखिए आप ये इसका, ये अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा पर एक हाइड्रोजन, इस बीटा पर जीरो हाइड्रोजन, इस बीटा पर दो हाइड्रोजन, तो हाफमैन के हिसाब से एलिमिनेशन कहां से होगा बताओ? अगर हम यहाँ पर केवल से रिएक्शन करा के हीट करेंगे तो ये OH यहाँ से हाइड्रोजन चोरी करेगा, ठीक है, और ये अल्फा बीटा का ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो आपका बन जाएगा ये कंपाउंड N N N N Me, और ये आ जाएगा सेम चीज बनेगा, वही चीज वापस बन जाएगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। आया समझ में? पक्का? अच्छा चलो, मेरे ख्याल से कठिन तो नहीं रहा क्वेश्चन, कठिन नहीं हुआ क्या अभी तक क्वेश्चन? ओके अभी आसानी चला क्या मामला? अरे ये वाला जो कठिन तो नहीं है, कर लेंगे आप लोग, ये हमने सर आप नो आपके एग्जाम में पूछा था, ये आपके अरे भाई आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जाता है, पूछा जाता है, मैं पेपर दिखाता हूँ आपको, मैं पेपर में क्वेश्चन दिखाता हूँ, बता दो इसमें अगर एलिमिनेशन कराना हो तो क्या बताओ, बस ये बता दो, ये वाला बंद तोड़े, ये वाला, इधर वाला, ये बनाएंगे ना मेजर, मैं ही भूल जा रहा हूँ तो आप तो भूल जाएंगे, ये बनेगा मेजर, ये मेजर होगा, और माइनर ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसको काट दें, यहाँ पर ये नाइट्रोजन जिससे जुड़ा होता है ये सब अल्फा होता है, इसके आगे ये बीटा डैश, यहाँ भी एक बीटा जो छिपा हुआ है, ये बीटा छिपा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को दिख गया था और बोल दिए थे, मैं सोच रहा था कि लेकिन आप, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, तो ये OH यहाँ से हाइड्रोजन छुड़ाएगा और ये पूरा बड़ा सा ग्रुप लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा वो ये बनेगा। तो ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा धोखे वाला, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, टेस्ट में आप पेपर उठा के देखो, यहाँ के टेस्ट सीरीज में भरे पड़े क्वेश्चन ऐसे, कोटा में जो टेस्ट सीरीज आते हैं जो आपको ट्रेस करने वाले हैं, जो आपके पीछे नोट लेके नोट गड्डी लेके पढ़ने वाले हैं, अलग समय से किसी ने नौकरी की बात भी कर ली, पैसे की बात भी कर, ये हो गया ना, ये थे। अब आ गया समझ में इसमें, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया
अगर कहीं पर इथाइल उथाइल छिपा हो तो आप उसे पूरा करके लिख लेना। आई थिंक ये आ गया समझ में। अब हम पढ़ेंगे पाइरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन। ये आ गया समझ में? पाइरोलिटिक और थर्मल एलिमिनेशन। बातें नहीं करिए, माना आप थके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बातें करें। पाइरो मतलब होता है पाइरो, पाइरो मींस होता है हीट, पारो नहीं, पाइरो मतलब हीट। लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, जिसमें जिस कंपाउंड को आप मात्र हीट कर दें, जिस कंपाउंड को मात्र हीट कर दें, और याद रखिएगा वो एलिमिनेशन हो जाए, याद रखिएगा, है ना, मात्र किसी कंपाउंड को हीट कर दें और एलिमिनेशन हो जाए तो इसे कहा जाता है पाइरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन कहा जाता है। किसी भी कंपाउंड को मात्र हीट करके आप एलिमिनेशन करें तो इसे कहा जाता है, इसमें बाहर से किसी बेस का प्रयोग न करें, मात्र हीट करें और एलिमिनेशन हो जाए, आया समझ में? तो इसे क्या कहा जाता है? पाइरोलिटिक या थर्मल एलिमिनेशन। और यहाँ पे हैं तो कितने तरह के कंपाउंड हो सकते हैं? हमारे सिलेबस में 4 हैं जो हमें जानने हैं, वैसे हो तो यहाँ बहुत सारे सकते हैं, पर हमें जो जानने हैं वो 4 तरह के कंपाउंड हैं जहाँ पर इस प्रकार के एलिमिनेशन देखे गए। वो कौन कौन से कंपाउंड हैं? एक तो है 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पाइरोलिटिक एलिमिनेशन होता है। और तीसरा है 3 डिग्री सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड। बस बेसिक चीजें खत्म होने वाली, इसके बाद तो चैप्टर 2-2 3-3 दिन के रह जाएंगे। फिर इसके बाद है एस्टर हैविंग बीटा हाइड्रोजन, एस्टर हैविंग बीटा हाइड्रोजन। और नेक्स्ट है 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड, 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 3 डिग्री सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर हैविंग बीटा हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड। ये 4 तरह के कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में हैं, जिनमें वैसे जेनेथेट भी होता है। वैसे 4 तरह के कंपाउंड हैं जो हमसे पूछे जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हम सब जानते हैं। देखो ये अमोनियम है, यहाँ पे अगर चारों H लगा दो, यहाँ पर H, तो ये अमोनियम होता है और इसके साथ OH लगा दो तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के H को हटाते जाएं, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दें तो आप इसे, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं और इसे कॉमन नेम से भी बुला सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, एक R ग्रुप लगा दें, तो ये बोलेंगे एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा इसका बताओ? एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड या 1 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 2 R लगा दें तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 3 R लगा दें तो 3 डिग्री, 4 R लगा दें तो 4। ये 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जिसमें इस प्रकार का एलिमिनेशन देखा जाता है। ठीक है, बातें नहीं। और सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सल्फर जो होता है, सल्फर के साथ 3 बॉन्ड बना लिया, इसे कहते हैं 3 डिग्री सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड। और बाकी एस्टर हैविंग बीटा हाइड्रोजन हम आगे देखेंगे अभी। तो अगर इस प्रकार के जो कंपाउंड है ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप का काम करता है, और जो भाई एक नाइट्रोजन और 3 R इसमें लिविंग ग्रुप का काम करेंगे, और किसी एक R में से अल्फा और बीटा हाइड्रोजन माने जाएंगे और वहां से एलिमिनेशन होगा। आया समझ में आपको? तो यहाँ पर बेस भी अंदर है, लिविंग ग्रुप भी अंदर है, जहाँ बेस भी अंदर है और लिविंग ग्रुप भी अंदर है। एस्टर हैविंग बीटा हाइड्रोजन में बेस भी अंदर और लिविंग ग्रुप। तो ये 4 तरह के कंपाउंड है जहाँ पर इस प्रकार का एलिमिनेशन रिएक्शन देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कौन सी? 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वैसे हम देख चुके हैं, जैसे ये 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पाइरोलिटिक एलिमिनेशन इन 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने लिखा था, मतलब वो जो आप KOH बाहर से ले रहे थे वो OH अंदर ही है, जैसे हीट करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। 3 डिग्री सल्फोनियम लेंगे तो एलिमिनेशन करेंगे तो हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट जो एलिमिनेशन का प्राप्त होता है वो इसमें प्राप्त होता है। आगे हम आपको बताते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन आगे हम बता रहे हैं। तो इसमें अच्छा एलिमिनेशन किस मेथड होगा? इसमें हाफ मैन मेथड होगा, एसएचजीएफ मेथड होगा। हाफ मैन क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है N के साथ 3 R है, यहाँ S के साथ 2 R ग्रुप है, तो यहाँ हमेशा मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो कौन सा होगा बताओ? ये हाफ मैन। बस आगे समझ में आपको? अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये नाइट्रोजन, ये अल्फा कार्बन से निकल जाएगा नाइट्रोजन, और इसके बीटा कार्बन से क्या निकल जाएंगे? इस बीटा से हाइड्रोजन, इस बीटा से। अच्छा ये बीटा पर 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ एलिमिनेशन किस मेथड द्वारा होगा? हाफ मैन मेथड द्वारा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी यहाँ से ज्यादातर होगा। अच्छा एक बात आपको बताना चाहते हैं, अगर ये मान लिया ये जो 4 R अटैच हैं, इन 4 R में से किसी एक के पास बीटा हाइड्रोजन ना हो, सभी मिथाइल ग्रुप अटैच, देन व्हाट हैपन? N के साथ सारे मिथाइल अटैच। N के साथ सारे आपके यहाँ पर सारे जो नाइट्रोजन से अटैच ग्रुप हैं, किसी भी एल्काइल ग्रुप में बीटा हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, किसी में भी बीटा हाइड्रोजन नहीं। अगर बीटा हाइड्रोजन होता तो बीटा से ये बेस हाइड्रोजन चुराता और अल्फा से ये नाइट्रोजन बाहर भाग जाता, अल्फा से और एलिमिनेशन हो जाता। यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन नहीं, फिर क्या होगा? अब यहाँ E2 के चांस नहीं है, सॉरी यहाँ एलिमिनेशन के चांस है नहीं है। तो जब एलिमिनेशन के चांस नहीं है तो ये अपना मैकेनिज्म बदल देता है, ये इस पर SN2 मेथड द्वारा अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल बनके इस पर अटैक करता है, यहाँ से N2 को बाहर भगा देता है और बना देता है मिथेनॉल। ये नीट के एग्जाम में पूछा गया सवाल, याद रखिएगा कि ये इसमें क्या बनता है? ये 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर किसी के पास भी बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है या सारे मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो वहां पर एलिमिनेशन नहीं बल्कि कौन सा रिएक्शन हो जाता है? SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? SN2, और ये बन जाता है ट्राइमिथाइल एमाइन प्लस मिथेनॉल। ट्राइमिथाइल एमाइन प्लस क्या बन जाता है बेटा? मिथेनॉल। दैट्स ओके। अच्छा यहाँ अगर सल्फर भी होता तो अब मिथेनॉल वहां पर भी यही होता, लेकिन मिथेनॉल इसमें ज्यादा बनता है, इसमें कम बनता है। अगर सल्फर होता तो वहां पर भी सेम चीज ऐसे रिएक्शन होता, पर सल्फर में मिथेनॉल कम बनता। बोलो क्यों कम? रीजन बताओ। अगर आप रीजन बता देंगे तो आपको इनाम मिलेगा पक्का। यहाँ पर भी ऐसे रिएक्शंस होता है, अगर इसके बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो ये एलिमिनेशन करता है, परंतु बीटा कार्बन पर एलिमिनेशन नहीं है तो ये आपका एलिमिनेशन नहीं करता, ये SN2 करता है। क्यों? यस, इसके पास d ऑर्बिटल खाली, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये OH यहाँ पर अटैक करने के बजाय ये अपना रास्ता भटक जाता है, ये यहाँ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जब जो OH यहाँ पर अटैक करेंगे उनकी वजह से मिथेनॉल नहीं बनेगा, लेकिन जो OH यहाँ पर अटैक करेंगे उनकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फर और प्लस मिथेनॉल बन जाएंगे। परंतु अगर हम इसमें इसका परसेंटेज हम x बोलें और इसका परसेंटेज x बोलें और इसका परसेंटेज y बोलें, और तो इसमें किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? जी, x का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा देन y। क्यों? अब आपसे पूछा गया है, ये जे एडवांस में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया है कि मिथेनॉल बनाने के लिए मिथेनॉल का परसेंटेज किस में ज्यादा बनेगा? ट्राइमिथाइल, सॉरी इसका नाम होता है क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका होगा टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है टेट्रामिथाइल अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? ट्राई मिथाइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड। जिस दिन AITS का पेपर मेरे हाथ में आना, बच्चों की औकात पता हो जाएगी। नहीं आएगा जरूर मेरे पास पेपर। ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के जो है ना, जो उड़ रहे हैं सब जो है वो जमीन पे आ जाएंगे। तो कुछ और बनेगा, वो हम आगे देखेंगे ना। मतलब इसके साथ यहाँ पर अटैक करेगा, ऊपर प्लस आएगा, वो आगे हम देखेंगे। पर हाँ, मिथेनॉल कम बनेगा। तो अगर कोई बोले कि देखो, अगर क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सारे मिथाइल ग्रुप हैं, तो रिजल्ट में मिथेनॉल और क्या बनेगा? ट्राइमिथाइल एमाइन बनेगा, ठीक है। और इसमें भी ट्राइमिथाइल डाइमिथाइल सल्फर और क्या बनेगा? मिथेनॉल। परंतु अगर किसी भी एल्काइल ग्रुप में बीटा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन है, तो वहां पर SN2 नहीं होगा बेटा, तो वहां पर हमेशा EI रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? EI रिएक्शन होगा, और वहां पर एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा बताओ? एल्कीन। इस बात को याद रखें, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एस्टर हैविंग बीटा हाइड्रोजन। एस्टर जिसके बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन हो, उसके अंदर बेस और लिविंग ग्रुप दोनों उपस्थित होता है, तो आप उसमें बेस लेंगे तो भी एलिमिनेशन होगा, और अगर आप बेस नहीं लेंगे तो भी एलिमिनेशन होगा। जो OAC लिखा होता है ना, ये डायरेक्ट स्पीड एलिमिनेशन होता है। अब बताइए कैसे, आप मुझे बताएं, इसमें लिविंग ग्रुप कौन है और बेस कौन है? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा? अगर हम आपसे बोलें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। एस्टर ऑक्सीजन जिससे जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन है, और उसके आगे कौन सा कार्बन है? बीटा। अब इसके दो बीटा, ये बीटा और बीटा डैश। बीटा पर 3 हाइड्रोजन, बीटा डैश पे 2 हाइड्रोजन है। अगर सेटअप मेथड से एलिमिनेशन होगा तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, हाफमैन मेथड से होगा तो यहां से निकलेगा। चूंकि ये OAC है, इसलिए एलिमिनेशन या किस मेथड से होगा बताओ? हाफमैन मेथड से होगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है? इसका अगर आप हाइब्रिड बनाएं तो इसमें रेजोनेंस ऐसे होता है ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर। इसमें रेजोनेंस कैसे होगा बताओ बेटा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये रेजोनेंस करके यहां आएगा, नहीं आएगा? ये वाला बॉन्ड टूट यहां पर आएगा, नहीं आएगा? यहां कौन सा? अरे अरे काम बढ़ जाता है, झाड़ू पोछा बढ़ जाता है। क्या हुआ? कोई टैलेंट नहीं है, इसे कहते हैं, इसे कहीं पर आप पड़े रहो मैदान में, धीरे धीरे सीख जाते हैं, ठीक है। निंजा टेक्निक है। अच्छा, ये अगर इसका रेजोनेंस आप करेंगे तो कैसे होगा रेजोनेंस बताओ जल्दी से। ये लोन पर यहां पर आएगा, ये बॉन्ड यहां पर आएगा, यहां कौन सा चार्ज है? माइनस, यहां पर क्या आएगा? प्लस। ऐसा होता है रेजोनेंस। एक्चुअली जानते हैं आप सब, लेकिन पूरा काम टीचरों से ही करवाते हैं। अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा या डोनेट करेगा? तो ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा। और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? माइनस, तो ये बेस का काम करेगा। अब अगर आप इसको हीट कर देते हो आप, तो व्हाट हैपन? इसको हीट कर दोगे, एक तो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे प्लस है, ऊपर से आपने मोहल्ले में आग लगा दिया, तो ये वो क्या करेगा? इस बॉन्ड को यहां से छीन लेगा, नहीं छीन लेगा? इस बॉन्ड को छीन लेगा। यहाँ अल्फा पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, ये बीटा है, ये बीटा। फिर ये बीटा से हाइड्रोजन छीन लेगा, यहाँ से अल्फा से ये O, इस अपने बॉन्ड को छीन लेगा। अल्फा पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और बीटा से क्या छीन लेगा बताओ? हाइड्रोजन। और फिर अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड, ये बन जाता है कि ये तो मैंने मैकेनिज्म थ्रू बता दिया। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, आप इतना याद रखना। ये तो आपको फीलिंग के लिए, जब भी किसी एसिड में, आप ये याद रखो, छोड़ो बाहर में जानी है ना, ये कभी किसी एसिड को ध्यान से देखो। एसिड, एसिड जिस कार्बन से, एसिड का ऑक्सीजन ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा, वो कार्बन अल्फा कहलाएगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये एसिड यहां से लिविंग ग्रुप का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को कभी भी हीट करें, कभी भी इसको हीट किया जाए, तो आप अल्फा से निकाल देंगे, अल्फा से ये O निकल जाएगा। कौन सा निकल जाएगा? O निकल जाएगा। और फिर ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चुरा लेगा, ये बीटा कार्बन से क्या चुरा लेगा? यहाँ से हाइड्रोजन। और अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और अगर किसी में बीटा कार्बन एटम, याद रखना, अगर किसी में बीटा कार्बन एटम 2 टाइप के हैं, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चोरी होगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर? हाफमैन रूल अप्लाई, जी, वो वाले हाफमैन नहीं जिसे आप समझ रहे हैं, है ना, वो वाले हाफमैन नहीं जिसे आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये कैसे होता है, मतलब ये पहले ये OAC भागता है, इसका समझ में आ गया? ये OAC पहले भागता है, फिर ये H चुराता है, या यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग और इसका H का चोरी होना सब साथ साथ होता है। तो ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पर ऐसा माना गया है कि ये रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, अल्फा से ऑक्सीजन का निकलना, बीटा से हाइड्रोजन का निकलना, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड का बनना, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का होना, और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड का ब्रेकिंग, इसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, वो सब साथ साथ होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये रिएक्शन कैसे होता है बताओ? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बोलता है, समझ में आ गया? ऐसा होता है, मैं ये बता रहा हूं। तो इसमें कैसे बनेगा? जैसे ये O, अब इसे थोड़ा सा ढंग से, ये देखो मैकेनिज्म, यहाँ पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये रेजोनेंस करके यहाँ पर जाएगा, आप इसे ऐसे लिखो, या ये लोन रेजोनेंस करके यहाँ पर जाएगा, यहाँ लोन पेयर भी है, और ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस करके ऊपर जाएगा, और फिर ये O यहाँ से क्या चुराने लगेगा बताओ? H, ये H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस पर जाएगा, और ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ये अल्फा है और ये कौन सा कार्बन है? बीटा। अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सब यहाँ पर, ये वाले बॉन्ड की टूटना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना, यहाँ पर बॉन्ड टूटना, यहाँ डबल बॉन्ड बनना, ये सिंगल बॉन्ड बनना, और ये बॉन्ड जो है ये सब साथ होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ 6 MCTS, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट O। कोई आपसे पूछे कि एस्टर का अगला IITS होने दीजिए, पेपर कोटा बनने दीजिए, फिर बना नीट, एकदम नीट का। बच्चे बोले ना कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तो नहीं नहीं एग्जैक्टली एकदम नीट के क्वेश्चंस होंगे, एकदम टू, मतलब डायरेक्टली होंगे, ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगेंगे। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। हाँ, मेरे मेरे तो सब ग्रुप वहां पे भरा पड़ा है। देवेश, अरे नाम ले लिया उसका,
आईएएस इंटरव्यू दे चुका है लेकिन लास्ट में वो भी नहीं पहुंच पाया। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड का ब्रेकिंग, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर ये वाले बॉन्ड क्या हो रहे हैं बेटा, फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्म हो गए, ये फॉर्म, और फाइनली ये आर सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ प्लस आगे बता दो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी एस टू सी एच सी एस टू। मैं नीट एडवांस जे लेवल पढ़ा ही रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, और जे लेवल में नीट लेवल ही पढ़ा रहा हूँ। क्या चीज, ये नीट लेवल ही है, एनसीईआरटी नीट की जेई की डिफरेंट नहीं है, एनसीईआरटी सेम है। एक्चुअली वो आपको फार्मूला रट के क्वेश्चन करने की हैबिट हो गई, तो आपको जैसे ही कोई डेरिवेशन करता है आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, लेकिन रटेंगे तो बार बार भूलता रहता है, लेकिन अगर आप डिराइव कर लेंगे तो अगर भूलेगा तो आप तुरंत बना लेंगे कि ये फार्मूला ऐसे बनता है। फार्मूला इज नथिंग, इज अ काइंड ऑफ ट्रिक्स, कंसेप्ट पता है तो फार्मूला बना लेंगे। ओके ये बन गया। तो अच्छा कोई पूछे, अब आप याद क्या रखेंगे, कभी भी एसिड कहीं पर एस्टर लगा हो तो आपको याद रखना है कि अल्फा से ऑक्सीजन को डिटैच करना है, बीटा से हाइड्रोजन, एक से ज्यादा बीटा से प्रोडक्ट होगा तो हाफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बताओ, हाफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। हाँ बोलो बेटा, ये दिस रिएक्शन अगर बाय 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलेंगे 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 एमसीटीएस, ये लिखा हुआ था, एमसीटीएस लिखा हुआ था। क्या बेटा, हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता, तो जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है तो जहां भीड़ कम होती है वहां एनायन स्टेबल होता है, जहां एनायन क्या होता है, स्टेबल, और यहां क्राउडिंग बढ़ेगी, यहां क्राउडिंग बढ़ेगी तो ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। दो रीजन, एक तो यहां का एनायन, जब ये हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है तो यहां पार्शियल माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, यहां पर प्लस आ रहा है, ये माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां माइनस है, यहां पर प्लस है। तो अगर यहाँ पर आप ज्यादा ग्रुप लगाएंगे तो डेल्टा माइनस यहाँ स्टेबल होगा, यहाँ कम स्टेबल होगा, इसलिए इसमें हमेशा हाफ मैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। शुरुआत यहाँ से होता है, 1 माइक्रोसेकंड शुरुआत यहाँ से होता है। अच्छा एक और बात बताएं, इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों सेम दिशा से भागते हैं, इनका डिटैचमेंट सेम दिशा से होता है, मतलब ये दोनों कार्बन पर सेम दिशा से ही निकलते हैं, तो ये एक सिन एलिमिनेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटा, सिन एलिमिनेशन, मतलब बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डिपार्टेड फ्रॉम द सेम साइड। क्या निकलो, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं वो क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन, इसको हीट करें तो क्या बनेगा, वो बना लेंगे आप लोग, पॉसिबल प्रोडक्ट, तो दोनों ही ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। ये एसिड कहां से बनेगा, ये जब यहां से डिटैच होगा तो एक है ना, इसमें एसिड बनता है, दो एल्कीन बनती है, एक हाफ मैन एक सेक्सम, इसमें मेजर कौन होगी बताओ, हाफ। नेक्स्ट, जैसे मैं ये पूछूं, इसमें हमने ओएसी लगा दिया, यहाँ पर CH3 और इसको मैंने हीट कर दिया, मैंने इनको बोला है वो टाइम पे ही मिलेगा, वो गए होंगे मंगा दिए होंगे, इसको हीट कर, इसको बातें, इसको बताओ यहाँ पर क्या बने, बातें नहीं, फिर गड़बड़, फिर मैं कैंसिल कर दूंगा, बात करेंगे, पता लगा कि उसकी जगह पढ़ाई ना हो। ये अल्फा ठीक है, इसे हीट करें तो क्या करेंगे आप, कहां से हाइड्रोजन छोड़ेंगे, इसके एक ये बीटा, एक ये बीटा, एक ये बीटा, बीटा डैश, बीटा डबल डैश, कहां से 5 तो डबल डैश। ओके सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन और एक बात बता दूं कि अगर किसी कार्बन पर RH लगा हो, RH और इसका रिएक्शन करा दें AgOCOCH3, इसे हम लिख सकते हैं AgOAC, ठीक है, बात नहीं। तो ये Ag क्या करता है आपको बता दूं, ये Ag यहां से X ले लेता है और ये O यहां R पर जुड़ जाता है और ये बन जाता है ये ROCOCH3, ये एस्टर बन जाता है, ठीक है। ये कौन सा, अब ये RH पे डिपेंड करता है, RH पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेंगे ये किस पर भी डिपेंड करेगा, तो हम कुछ भी बिना RH से कंफर्म के नहीं कह सकते, ठीक है। क्या हुआ, नहीं इसे तो डायरेक्ट हम पायरेटिक एलिमिनेशन है ना, अगर आप एल्कोहलिक केवेस लेंगे तो भी यही बनेगा, अगर आप एल्कोहलिक केवेस लेंगे तो भी इस रिएक्शन का नाम होगा आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमने यहाँ पे एल्कोहलिक केवेस ले लिया तो भी यही बनेगा प्रोडक्ट, अगर मैंने यहाँ लिया एल्कोहलिक केवेस हीट, मैंने लिया NaOET इथेनॉल हीट, तो भी वही चीज बनेगा, बट उस रिएक्शन का नाम होगा आपका वो E2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन एक प्रकार से बताओ, ये E2 रिएक्शन। लेकिन अगर आपने बिना अल्कोहल के लिए डायरेक्ट हीट कर दिया तो इसका नाम E2 नहीं होगा, इसे हम E2 रिएक्शंस नहीं कहेंगे, इसका नाम होगा EI रिएक्शन या पायरेटिक या थर्मल एलिमिनेशन, पर दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा। तो एस्टर एलिमिनेशन एल्कोहलिक केवेज की वजह से भी शो करता है और डायरेक्ट हीट करने पे भी शो करता है, क्योंकि एस्टर के अंदर एक ऑक्सीजन बेस का काम करता है और एक ऑक्सीजन किसका काम करता है, लिविंग ग्रुप। और एक बात याद रखना कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हेलोजन हो तो वहां से एस्टर बनाना आसान होता है, मतलब अगर आप सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करा दें तो ये एस्टर बन जाता है। तो हम ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, पूछो क्वेश्चन आपसे, इजाजत है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पे हमने लिखा Cl, इसका रिएक्शन करा दिया ACOAG, है ना, ACOAG इन द प्रेजेंस ऑफ DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। हमने बोला क्या बने बताओ जल्दी से, तो आप बताओ ये Ag समझ रहे, ACOAG का मतलब क्या हुआ, CH3 COOAG, पहले ये बना फिर A बना और फिर A को हमने हीट कर दिया और यहाँ पर बना B + C + D, ठीक है। इसमें D जो बना इसका रिएक्शन NaHCO3 से गर्म कराते हैं तो ये CO2 गैस निकलता है और प्लस सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट का नाम E है। तो आपको बताना है कि ABC क्या है, इसमें B और C में C का परसेंटेज ये मेजर मात्रा में ज्यादा है और B का परसेंटेज कम है, तो आइडेंटिफाई ABC, इसमें से पहचाने आप, तो पहचान लेंगे आप लोग। तो सबसे पहले ये ACOAG यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये AG यहाँ से क्या निकालेगा बेटा, Cl पक्का, ये Cl निकालने के बाद ये बन जाएगा OCOOCH3, फिर ये बन जाएगा एस्टर हैविंग बीटा हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, एस्टर विद बीटा हाइड्रोजन। और बीटा हाइड्रोजन हो किसी में एस्टर में कैसे पता करेंगे आप बताओ, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा, तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आप चुराएंगे और यहाँ पर दो एल्कीन बनेगी, एक बीटा की वजह से एक बीटा डैश की वजह से। तो जो माइनर एल्कीन होगी ये बीटा की वजह से, जो मेजर एल्कीन होगी वो बीटा डैश की वजह से, और जो डी जो बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है और CO2 बनाता है अर्थात उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3 COO-। भैया कहाँ गए, तो बता देंगे आप लोग पक्का 100% श्योर। एक और पूछूं क्या,
अच्छा, इसी क्वेश्चन को अब इसी को एग्जामिनर ये पैराग्राफ में कन्वर्ट करता है। कैसे सेम क्वेश्चन जो है आपको कठिन हो जाता है। हमने सी लिया और सी का रिएक्शन करा दिया एनबीएस, है ना, और वो बन गया, ई तो बन चुका है ये एफ, और फिर एफ का रिएक्शन हमने करा दिया ACOAG से, ठीक है, और फिर बना दिया एफ के बाद जी, और जी को फिर हीट कर दिया, एच बनाया, और एच और प्लस बन गया आपका ACOH। आपको बताना है कि इसमें ये क्या बनेगा जल्दी से, तो बता देंगे आप लोग। ये जो एल्कीन बनी है ये सी है, ये सी है। एनबीएस से रिएक्शन कराएंगे तो वो एनबीएस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड यहाँ पर बिहार आ जाएगा, और फिर बिहार के आते ही वापस ACOAG से रिएक्शन कराएंगे तो ये AgBr बन जाएगा, माइनस AgBr। अच्छा, ये निकलने के बाद ये OAC आ गया ना बेटा, देखो ये OAC। अब इसको हम हीट करें तो क्या होगा, व्हाट हैपन, इसको हीट करेंगे तो फिर से ये यहाँ से OAC बाहर भाग जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन ये बन जाएगा ब्यूटाडाइन और प्लस sp। नहीं आया समझ में? कहाँ से बेटा, यहाँ से, ये यहाँ से डबल देखो, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा, और वहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो रेजोनेंस होगा, पक्का। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, आपके इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज याद आ गया। ये जो मैं ओरिएंटेशन पढ़ा था, ओरिएंटेशन कहाँ पढ़ा था, हाफमैन और सेट्जर पढ़ा था ना अभी हमने यहाँ पर, ये ओरिएंटेशन पढ़ा हम लोग पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले पढ़ा। ये पायरोलिटिक यहाँ स्टार्ट हो, यहाँ पर बता दो, ठीक है। पायरोलिटिक और थर्मल एलिमिनेशन में हाफमैन और सेट्जर रूल को हम तभी याद करते हैं जब किसी भी प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन ना बढ़ रहा हो, मतलब रेजोनेंस ना बढ़ रहा हो। तो जैसे मान लिया किसी रिएक्शन के दौरान एक प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन बढ़ रहा हो और एक में कॉन्जुगेशन ना बढ़ रहा हो, कम बढ़ रहा हो, तो वहां पर हम किसी का रूल नहीं मानते, हम हमेशा मोर कॉन्जुगेटेड एल्कीन का ही फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अभी आपने ये रिएक्शन लिखा था ना यहाँ पे, ये आपने देखा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड देखा, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड तो आपने हाफमैन बना दिया, यहाँ पे फ्लोरीन देखा तो हाफमैन बना दिया, यहाँ क्लोरीन देखा तो सेट्जर बता दिया, ठीक है। इसमें किसी भी एल्कीन में कॉन्जुगेशन रेजोनेंस नहीं हो रहा है, परंतु इन दोनों एल्कीन में किसी एक में रेजोनेंस होता और एक में रेजोनेंस कम होता, तो जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होता वही मेजर प्रोडक्ट होता। एग्जांपल जैसे मैं एक यहाँ पर और यहाँ पे क्वेश्चन करा दूं, मैंने यहाँ पे लिखा पीएच, पीएच हमें यहाँ पे लिखा Cl, और हमने इसका रिएक्शन एल्कोहलिक केवल से करा दिया, एल्कोहलिक केवल से। अब अगर हम अपना रूल देखें तो यहाँ पर सब कुछ, भाई ये Cl नॉर्मल लिविंग ग्रुप है, बोलो Cl नॉर्मल लिविंग ग्रुप है, एल्कोहलिक केवल भी नॉर्मल बेस है, तो यहाँ सेट्जर मेथड से बनना चाहिए, और एल्कीन यहाँ पर ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन आना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए ना बेटा, ये मेजर होगा। ये तो हमारे रूल के हिसाब से आ रहा है, इसमें हमारा रूल वायलेट नहीं हो रहा, ये माइनर। अगर हमने यहाँ पर बेस बदल दिया, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के, यहाँ पे हमने पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कर दिया Me3CO। अब हम क्या बनाएंगे, हमें हाफमैन बनाना चाहिए, हाफमैन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म इवन सीबी हो जाएगा, ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, इवन सीबी की तरफ फेवर हो जाएगा थोड़ा सा, एक्जैक्टली मतलब ये E2 ही, इवन सीबी मतलब H माइक्रोसेकंड पहले निकलना शुरू हो जाएंगे। यार छोड़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ मैकेनिज्म में। यहाँ पर अगर राइट साइड से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा, राइट साइड से निकालोगे तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, लेफ्ट साइड से निकालोगे तो कॉन्जुगेशन, तो इसमें ये मेजर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर मैंने यहाँ पर पीएच ले लिया, क्या ले लिया, जैसे यहाँ पर पीएच ले लिया, OAC ले लिया, एफ ले लें, छोड़ो एफ। अब इसमें दो, एक राइट साइड में बीटा और लेफ्ट साइड में बीटा, एक बीटा डैश और ये बीटा में से हाइड्रोजन। अब ये एफ के हिसाब से हमें हाफमैन प्रोडक्ट बनाना चाहिए, हमें हाइड्रोजन यहाँ से निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ से निकालेंगे तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, पर यहाँ से निकालेंगे तो बेंजीन रिंग से क्या होगा, कॉन्जुगेशन। तो यहाँ हम किसी का नियम नहीं मानेंगे, हम हमेशा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ही मेजर बनाएंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बनेगा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ही मेजर, परसेंटेज इसका ज्यादा होता है, इट्स मेजर। ऐसे यहाँ पर अगर OAC लगा ले, हम क्या लगा लें, OAC लगा के हम डायरेक्ट हीट कर दें, यहाँ पर भी हम वही हाल मानेंगे, क्या कौन सा, डायरेक्ट हीट करेंगे तो भी बनेंगे, एल्कोहलिक केवल लगा के हीट करेंगे तो भी हम वही बनेंगे, और सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपकी बात मुझे याद आ गया क्वेश्चन पूछने से। तो हाफमैन सेट्जर रूल तभी हम फॉलो करते हैं जब दोनों प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन एक जैसा, रेजोनेंस एक जैसा, एक में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा हो, एक में कम हो रहा हो, तो हम हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन या हम हमेशा मोर कॉन्जुगेटेड एल्कीन ही बनाएंगे। ये बात याद रखेंगे आप लोग, ये सावधानी, ये क्या है बेटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओके, नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अगला एलिमिनेशन रिएक्शन है 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड। जब 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड होता है ना, तो उसमें भी मात्र हीट करने से एलिमिनेशन हो जाता है, और इस एलिमिनेशन को कहते हैं कोक एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है उसका बताओ, कोक। ये सिलेबस में है आपके, समझ में आ गया। तो 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड क्या होता है, 3 डिग्री एमीन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड होता है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है, ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप का काम करता है, ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन होता है, ये बीटा या बीटा डैश। तो अल्फा कार्बन से कौन निकल जाता है, अल्फा कार्बन से निकल जाता है नाइट्रोजन, और बीटा कार्बन से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन चुरा लेता है, और यहाँ पर बन जाता है सेट्जर प्रोडक्ट, सॉरी हाफमैन प्रोडक्ट, ये मेजर होता है। कोक एलिमिनेशन रिएक्शन में भी क्या होता है, हाफमैन मेजर होता है। अच्छा, 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड बनता कैसे, 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड बनता है 3 डिग्री एमाइन का रिएक्शन अगर हम किसी ऐसे एजेंट से कराते हैं जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन निकलता हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्राप्त होता हो, जो ऑक्सीजन देता हो, जैसे H2O2 से करा दे, पेरोक्साइड से करा दे, तो H2O2 से हमें क्या प्राप्त होता है, H2O प्लस एक ऑक्सीजन मिलता है। ये ऑक्सीजन को लोन पेयर चाहिए होता है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ होता है, ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में दे देता है, और ये बन जाता है 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड। अभी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये क्वेश्चन हम यहाँ से बना सकते हैं, जैसे अगर हमने कहीं पर ये 3 डिग्री एमीन लिखा, इसका रिएक्शन हमने पहले H2O2 से करा दिया, फर्स्ट एंड सेकंड हमने इसे हीट कर दिया, और मैंने पूछा यहाँ दो कंपाउंड, यहाँ तीन कंपाउंड बनेंगे, एक A बनेगा, एक B बनेगा और एक C बनेगा, इसमें C बेस और B मेजर। तो आपको बताना इसमें ABC कंपाउंड कौन कौन से होंगे, आप कैसे बताएंगे, है ना, ABC मेजर कैसे होंगे। हेलो, ये बताओ क्या बनेंगे, अलग से मतलब, हाँ हॉफमैन ही फॉलो करा, परंतु को नहीं, अगर मैं इसको डायरेक्ट दे दूं और मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं करा,
तो अब ऐसा क्वेश्चन करा के हमने आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है। आया समझ में? बस नथिंग, आप बस नंबर आपके जो 100 घटते हैं 50 घटते हैं ना, वो आपके कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से घटते हैं। 550 के ऊपर सबके मेंटल लेवल एक जैसे, 500 के ऊपर भी मेंटल लेवल एक जैसे। फर्क सिर्फ है कॉन्फिडेंस का, फर्क सिर्फ है संदेह का, फर्क सिर्फ है कि मतलब मन में ठान लेना कि नहीं हमें समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप डरते हैं। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। विश्वास का, तो ये H2O2 का रिएक्शन करा देंगे तो पहले ये बन जाएगा, हीट कर देंगे तो ये दोनों और ये तीनों बन जाए, हो जाएगा। तो ये रहा आपका कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा 3D एमीन ऑक्साइड कैसे बनता है? हाँ हाँ बेटा, हाँ सॉरी, ये NOH होगा, करेक्शन। ये रात को 3 बजे तो लिख रहा था मैं इसको, 2:30 बजे तक, सॉरी मजबूरी। अब आपको जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, अगर मैं इसे लिख के पढ़ाता तो ये 2 लेक्चर लगते। तो अगर हमने सुबह एक लेक्चर पढ़ाया और अभी हमने एक लेक्चर पढ़ाया तो करीब 4 लेक्चर के बराबर हमने पढ़ लिया। तो वो 4 लेक्चर का मैटर लिखना पड़ता है ना मुझे तो लिखना ही पड़ता, सोचना भी पड़ता क्या पढ़ाऊं। अच्छा स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं अच्छा पूरा ध्यान आपका जो है सारे, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेस। एक ब्रेक दूंगा फिर 1 घंटे पढ़ने के लिए रेडी आप लोग हैं? रेडी है? ठीक है, तो बस 2 मिनट बचा। सुनो, जैसे जब हम इसका एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, अगर मान लिया एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराया तो हम सब जानते हैं कि ये लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन है, तो ये जो OH है ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को चुराएगा और ये Cl यहां से निकलेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो एल्कीन बनेगी वो यहाँ अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये PH होगा और साथ में यहीं पर Me होगा और C डबल बॉन्ड C Me और PH होगा। तो अब ये एल्कीन तो बनेगी, परंतु ये एल्कीन यहाँ पर सिस होगी या ट्रांस होगी ये हमें बताना। तो जो देखिए ये एक प्रकार से कौन सा मैकेनिज्म है, ये एक प्रकार से E2 रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? E2। और E2 रिएक्शन जो होता है, जो E2 रिएक्शन होता है, E2 रिएक्शन का स्पेक्ट्रम अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें E2 रिएक्शन के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होता है जो भागने वाले ग्रुप होते हैं, दे शुड बी अक्रॉस टू ईच अदर, ये अपोजिट होने चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, क्यों? क्योंकि बेस को इस हाइड्रोजन को निकालना यहाँ से आसान होगा, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ H प्लस या माइनस, ठीक है। तो अब ये बेस अपोजिट साइड से हाइड्रोजन चुराने इसके लिए आसान होता है, क्योंकि अपोजिट साइड से हाइड्रोजन चुराएगा तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। देखो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है इस पर माइनस चार्ज या लोन पेयर होता है। जितने आप बेस देखेंगे OH है, NH2 है, सब पे माइनस चार्ज भी होता है और लोन पेयर भी होता है। और ये लिविंग ग्रुप पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अक्सर लिविंग ग्रुप क्लोरीन NR3 बल्कि साइज के बेस होते हैं, NR3 SR2 OAC जितने सारे बल्कि साइज के बेस होते हैं। तो ये अगर अपोजिट है तो इनके बीच में रिपल्शन जो है कम होगा और ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। परंतु अगर ये सेम साइड से जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन सेम साइड से है, तो इसमें जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा। एक और बात बताएं, सामने उपस्थित जो लिविंग ग्रुप L है ये बेस को धमकाता रहता है कि मेरे पड़ोस से अगर तूने छीनने आया तो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो ये इधर से आ भी नहीं सकता। ये बेस जब हाइड्रोजन चोरी करने के लिए सोचता है तो इधर से लाठी लेके कौन बैठा रहता है यहाँ पर बताओ? ये लिविंग ग्रुप, इसको यहाँ आने ही नहीं देता। तो ये बेस हमेशा किधर इंतजार करता रहता है बताओ? याद रखिएगा, ये लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से इंतजार करता रहता है, मतलब दोनों के घर के दरवाजे अपोजिट गेट से इंतजार करता रहता है। आया समझ में? तो एलिमिनेशन में बेस इंतजार हमेशा किधर करता रहता है? लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड। और यहाँ रोटेशन जारी रहता है, नॉन स्टॉप ये रोटेशन घूमी, रोटेशन ऐसे होता रहता है। और जैसे ये हाइड्रोजन रोटेट करता हुआ यहाँ अपोजिट गया, यहाँ पर कहीं बैठा होता है बेस, तुरंत वहां से H छीन लेता है और लिविंग ग्रुप बाहर निकल। आया समझ में? तो E2 रिएक्शन जो होता है एक एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है बताओ? इट इज एन एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस, एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस का मतलब है कि निकलने वाले ग्रुप जो होने चाहिए, जो है एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस का मतलब हुआ दैट इज लिविंग ग्रुप ऑफ C अल्फा H प्लस of C beta should be opposite to each other, opposite to each other, should be opposite anti to each other and in one plane। और इस कंफर्मेशन को कहा जाता है एंटी पेरी प्लेनर कंफर्मेशन। क्या कहते हैं बताओ? एंटी पेरी प्लेनर कंडीशन। एंटी मतलब अपोजिट हो, पेरी मतलब पेरीफेरी पर हो, प्लेनर मतलब सेम प्लेन में, एकदम सेम प्लेन में होंगे, है ना? समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है और ये इधर लिविंग ग्रुप है, तो दे शुड बी इन सेम प्लेन। ये हाइड्रोजन है, ये लिविंग ग्रुप है, अपोजिट होंगे, सेम प्लेन में होंगे, सबसे बेस्ट कंडीशन होगी। अगर ये सेम प्लेन में नहीं होंगे तो भी बेस्ट कंडीशन नहीं होगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन E2 में होता है तो हमेशा निकलने वाले ग्रुप एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, जो है ये अपोजिट चले जाते हैं, कैसे बनाओ ऐसे, ठीक है। तो याद रखना, तो जब भी कभी एलिमिनेशन आपको करना हो, जैसे आपको E2 रिएक्शन करना हो तो निकलने वाले ग्रुप को अपोजिट कर देना, सिस बने सिस बना देना, ट्रांस बने ट्रांस बना देना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फिशर स्ट्रक्चर से बनाने का प्रयास करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट डायरेक्शन अगर आपको देखना है तो आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला सबसे बेस्ट तरीका होता है। मतलब इससे सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, एग्जैक्ट तरीका बिना रटे आप बता सकते हैं, सबसे इसका बेस्ट तरीका होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो जैसे आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे, आप मुझे बताएं, ये पीएच यहाँ पे लिखेंगे, पीएच के नीचे क्या लिखेंगे? ये वाला कार्बन। अच्छा, ये कार्बन पर दाहिनी तरफ क्या है? हाइड्रोजन है, तो दाहिनी तरफ हाइड्रोजन और बाएं तरफ क्या है? मिथाइल, ठीक है। फिर इसके बाद इस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन है, तो आपने सर्कल बनाया, इसके ठीक पीछे होगा। अब ये हाइड्रोजन के पीछे ये क्लोरीन होगा और इस मिथाइल के पीछे ये मिथाइल होगा, पीएच इस पीएच के पीछे होगा। हम हमेशा क्या बनाते हैं? इक्लिप्स। क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कंफर्मेशन सूटेड है? ये लिविंग ग्रुप अगर इधर है तो बेस यहां कहीं इंतजार कर रहा है, एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो इधर निकलने वाला, ये रोटेशन होता है। अब जैसे ये रोटेट होकर फ्रंट कार्बन या बैक कार्बन किसी एक को रोटेट, अब बेस यहाँ पर है, जैसे ये फ्रंट वाला कार्बन ऐसे रोटेट करके ये H यहाँ पर आएगा, कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा बताओ? 180 डिग्री। तो फ्रंट एटम को 180 डिग्री हम यहाँ से घुमाएंगे, ये क्लोरीन है और ये बैक सामने हाइड्रोजन है, इसे 180 डिग्री जैसे हमने घुमाया 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमाते हैं हमें ये ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ये उल्टा वाई है, सीधा वाई बन जाएगा। और ये पीएच ऊपर था, पीएच नीचे आ जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, नहीं मैंने गलत कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री अगर घुमाएंगे तो ये वाला कार्बन घुमा रहे हैं ना, ये वाला कार्बन, हम फ्रंट एटम को घुमा रहे हैं, फ्रंट एटम, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन,
यहाँ आ जाएगा आपका मिथाइल, ये पीएच, और बैक एटम जैसे उसे वैसे रहने देते हैं। बैक एटम पर ऊपर की तरफ क्या है, पीएच, ठीक है, इधर मिथाइल है, इधर सीएल। अब ये तैयार है एलिमिनेशन के लिए। बेस क्या करेगा, ये बेस ये इस हाइड्रोजन पे यहाँ से छीन लेगा, और जैसे इस हाइड्रोजन को छीनेगा ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, इससे रिपेल होकर ये क्लोरीन यहाँ से बाहर भाग जाए। आया समझ में आपको? पर इनको निकाल दो, ये जो निकलने वाले ग्रुप है इनको हटा दो, जो दिखे वो बना दो। मैं अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे। या इनको मिटा दो, यहाँ से एच मिटा दो, यहाँ से सीएल मिटा दो, और जो दिखे वो बना दो। क्या दिखा आपको बता दो। यहाँ पर ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पर एक मिथाइल और नीचे पीएच, फिर इसके बाद एक सर्कल, वापस ऊपर पीएच, इधर मिथाइल। बताओ ये सी सेकेंड ट्रांस कैसे पता? फ्रंट कार्बन का मिथाइल फिनाइल नीचे है, बैक कार्बन का फिनाइल ऊपर है। फ्रंट कार्बन का मिथाइल राइट साइड है, बैक कार्बन का मिथाइल नीचे है, तो ट्रांस ही है ना, तो ट्रांस यहाँ पर हम बना देंगे। ये हमने ट्रांस बना दिया, फिनाइल और बैक कार्बन का फिनाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। अच्छा कौन सा आइसोमर, ये इराइथ्रो है या थ्री? इराइथ्रो से हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ बताओ, ये ट्रांस, ठीक है। तो इराइथ्रो आइसोमर गिव्स ट्रांस, ट्रांस एल्कीन, ठीक है। और अगर यहाँ पर थ्री होगा, इसी मेथड से बनाएंगे, आप इसका ट्राई करिएगा, इसमें आपको सिस एल्कीन बनेगा। लग रहा है कि आप थोड़ा दिमाग कम हो रहा है ना, ये बन गया सिस एल्कीन। तो एक दिन जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी करीब 12 घंटे की, वो होगी हमारी विद पार्टी, और वो पार्टी आपकी तरफ से होगी। अब हमें पढ़ने हैं अलग अलग एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप E1 E2 E1 CB और कौन कौन से एग्जांपल। मैंने एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रेशन पढ़ लिया, समझ में आ गया बेटा? तो एक ब्रेक दे दूं आपको, फिर हम आधे या 45 मिनट 1 घंटे और पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो बेटा, वैसे तो हम लोग एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन पढ़ रहे थे कि एल्काइल हैलाइड में कब E1 होगा, कब E2 होगा, कब E1 CB, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? अच्छा एक दो सवाल, ये एंटी एलिमिनेशन हो गया, तो एक दो अच्छे सवाल हम लिख देते हैं जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं। लिख दूं क्या? आप ध्यान कचौड़ी पे दीजिए, हम बस लिख रहे हैं क्वेश्चन, है ना। आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? एंजॉय कचौड़ी। अब इन लोगों ने पार्टी दिया, आप किसने पार्टी, आपने पार्टी दिया क्या? हार्ट बीट बढ़ जाएगी अभी। अब मिलेगी मिलेगी। अच्छा यहाँ से घूम जाएंगे फिर। आज पहली बार पता चला कि आगे बैठने का नुकसान भी होता है। अब खाइए, इसकी कचौड़ी खाने से आपका गला नहीं जलेगा। अब जनरली लोगों के इसके ऑयल अच्छी क्वालिटी के रखते हैं लोग, हाँ। बैठ, आवाज अभी आ। ओके, आप लोगों ने देखिए, हमने ये देखा कि एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो एंटी एलिमिनेशन के लिए जो निकलने वाले ग्रुप होंगे एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। तो अगर हम इसका एलिमिनेशन करें, अगर हम इसमें एलिमिनेशन करें, यहाँ पर हमने बेस से इसको ट्रीट किया, इस कंपाउंड का कोई नाम भी होगा छोड़ो, तो आप मुझे बताइए क्या बनाएंगे प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखिए, जहां पर लिविंग ग्रुप अटैच है ये अल्फा कार्बन है, इसके बगल में ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो अगर ये क्लोरीन वेज पर है, तो एलिमिनेशन होने के लिए इसके पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन कहां होना चाहिए, डैश पर, पक्का। तो आप देखिए इसमें दो पड़ोसी कार्बन एटम, एक बीटा है और एक बीटा डैश। कौन सा हाइड्रोजन है जो डैश पर होगा? अब अगर ये वेज पर है तो यहाँ का हाइड्रोजन डैश पर होगा, यदि ये वेज पर है तो यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, डैश पर, ठीक है। और ये अगर डैश पर है तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, वेज पर। तो ये हाइड्रोजन सेम दिशा में, सेम साइड में है, और ये हाइड्रोजन अपोजिट एंटी साइड में है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, आया समझ में? तो मिथाइल साइड में डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे, और ये इथाइल जैसे है वैसे रह जाएगा, नो इशू। यहाँ पर यहाँ सीएल भी बाहर भाग जाए, ये मिथाइल, पक्का याद है ना। अब इसमें इसका कन्फिगरेशन देखिएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये प्लेनर हो जाएगा, जो भी है। यहाँ कैच निकाल, इसमें कहाँ हाइड्रोजन हटाएंगे, इसमें यहाँ वाला जो हाइड्रोजन ये निकलेगा, क्योंकि डैश पर ये वाला हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इथाइल साइड बनेगा।
लास्ट की रिवीजन क्लास होगी हमारी, एक दावत होगी आपके साथ, और वो डोमिन, हाँ ठीक, कुछ कुछ, हाँ, लेकिन आप लोग ये नंबर थोड़ा बढ़ाइए आप लोग, ताकि जो है मैं कंपनी को समझा सकूं, बना सकूं कि भाई जो है बच्चे मेहनत कर रिजल्ट ला रहे हैं, नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें दोनों ही ये डैश पर है, तो जो हाइड्रोजन होंगे वो वेज पर होंगे, तो दोनों सेम दिशा में होंगे, सेम साइड है, और इसलिए ये घूम के जा भी नहीं सकते, ये सेम दिशा में है। आपके मन में होगा सर वहां भी तो सेम दिशा में थे, आपने एलिमिनेशन करा दिया था, कहां पे था सेम दिशा, ये यहाँ भी हाइड्रोजन सेम दिशा में थे, पर आपने एलिमिनेशन करा दिया था। यहाँ पर ये ओपन चेन कंपाउंड था, यहाँ से रोटेशन फ्री था, तो ये हाइड्रोजन घूम के इस सीएल के अपोजिट चला गया, लेकिन वो साइक्लिक मॉलिक्यूल है, वो सेम दिशा में है, वो घूम के जा भी नहीं सकता, और बेस इंतजार पीछे कर रहा है, पीछे के दरवाजे से, तो इसलिए यहाँ पर एलिमिनेशन होने वाला नहीं है, इस बात को याद रखना, यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होता। अगर ये ओपन चेन हो जाता, जैसे अगर मैंने यहाँ बॉन्ड ही बनाया होता, ये बीच में ये बॉन्ड गायब कर दिया होता, तो एलिमिनेशन हो जाता, क्योंकि यहाँ से रोटेशन फ्री हो जाता, और जब रोटेशन फ्री हो जाता तो एलिमिनेशन क्या हो जाता। अच्छा, इसमें रिएक्शन का ना होना, इसमें जो हाइड्रोजन इथाइल वाला भागना, इसमें मिथाइल वाला हाइड्रोजन भागना, इस बात को प्रूव करता है कि E2 रिएक्शन इज एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बताओ, एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। कैसे, और आगे हम बढ़े, सेम रिएक्शन है क्या, ये तो सेम हो गया। अच्छा, मान लिया दोनों हमने वेज लाइन पर बना दिया, ये तो हमने डैश बना दिया गलती से, दोनों को वेज बना दिया, तो बताओ किधर से, तो दोनों तरफ से एलिमिनेशन होगा, दोनों तरफ से एलिमिनेशन होगा, ठीक है। जिसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी वो मेजर हो जाएगा, इसमें ज्यादा स्टेबल, यहाँ मिथाइल से भी डबल बॉन्ड बनेगा और इथाइल साइड से भी बनेगा। आप ये जो एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर पढ़ते हो ना, ये प्रकार से आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा हुआ वो रिवाइज हो रहा है। अब अगर आप इसे चाहें कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ ले तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप अच्छा किया कि आप लोग जो है पढ़ लिए, अरे कचौड़ी कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे था, इसमें दोनों बनते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन उसका परसेंटेज ज्यादा होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन, अल्फा, जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा, ठीक है, और जिसका हाइड्रोजन भी थोड़ा, अब यहाँ पर ये मिथाइल वाला ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर बताएं, इसमें अब ये हमने एक चेयर फॉर्म बना दिया, सेम रिएक्शन को चेयर फॉर्म बना दिया, तो अब इसमें एलिमिनेशन, अगर आप इसका वेज डैश फॉर्म साइक्लिक बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये साइकिल है, इस साइकिल में ये क्लोरीन वेज पर, पक्का, तो इस कार्बन पर ये मिथाइल कहाँ होगा बताओ, ये डैश पर होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन वेज पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा वेज पर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन वेज पर है और एक हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर डैश पर। किसको निकालेंगे बताओ जल्दी से, ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, जो डैश वाला, डैश हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है। इस केस में एलिमिनेशन किधर से होता है, ये मिथाइल साइड से नहीं होता, ये इस साइड से होता है, यहाँ से एलिमिनेशन होगा, ये एल्कीन बन जाएगा। ये वापस बताएं, कठिन तो नहीं है, आपने शायद सुना नहीं होगा, हमने इसे ऐसे बताई, ये अल्फा कार्बन है, इसके बगल में ये बीटा है, ये बीटा, किस बीटा पर हाइड्रोजन अपोजिट है, ये बीटा डैश कर दो, ये बीटा पर इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो ये एक्सियल होगा, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मिथाइल है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मिथाइल है और सेम दिशा हाइड्रोजन है, प्लस सेम दिशा में भी हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो जो अपोजिट वाला हाइड्रोजन है वो सीएल के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आप इसे ऐसे समझना चाहते हैं तो ये कार्बन पर ये क्लोरीन वेज दिशा में है, किस दिशा डायरेक्शन में है, वेज है, और ये मिथाइल डैश है, तो हमने यहाँ पर मिथाइल डैश पे बना दिया, ये तो बना ना, यहाँ पर देखो, ये हमने मिथाइल डैश पे बना दिया और क्लोरीन को वेज पे बना दिया, ये इस कार्बन में क्लोरीन ऊपर है और इस कार्बन में मिथाइल नीचे है, तो ये हमने ऊपर मतलब वेज बना दिया, नीचे मतलब डैश। अब हाइड्रोजन को सजा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, क्योंकि मिथाइल डैश पर है तो यहाँ हाइड्रोजन वेज पर, क्लोरीन भी वेज, हाइड्रोजन भी वेज, दोनों सेम दिशा में है तो ये नहीं निकलेगा। इस कार्बन पर देखो, इसमें एक हाइड्रोजन सेम दिशा में है, एक अपोजिट है, तो जो अपोजिट वाला है वो निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा बताओ, जो अपोजिट वाला है ये क्लोरीन के साथ एलिमिनेशन में भाग लेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड मतलब ये मिथाइल से थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अब कौन सा हाइड्रोजन निकाला बेटा आपने, ये हाइड्रोजन नहीं निकाला आपने, आप ये वाला हाइड्रोजन निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, तो आप चाहिए आप ऑप्शन में ये भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में ये भी लिख सकते हैं, नहीं आया समझ में। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें ये कार्बन पर क्लोरीन वेज पर है, ठीक है, ये वेज पर, और मिथाइल किस पर है, वेज पर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन दोनों तरफ मिलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन डैश पे मिलेगा और इसके इस बीटा कार्बन पर भी हाइड्रोजन डैश पे मिलेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं, दोनों जगह से निकलेंगे, और यहाँ पर दो एल्कीन बनेंगे, एक एल्कीन ये बनेगी, दूसरी एल्कीन ये बनेगी। इसमें मेजर कौन हो, सब कुछ सामान्य है, लिविंग ग्रुप सामान्य है, बेस भी सामान्य है, तो सेट प्रोडक्ट शुड बी मेजर, तो सेट कौन सा प्रोडक्ट बताओ, ये सेकंड मेजर नहीं आया समझ में, क्लियर कट। आप इसे डायरेक्ट चेयर फॉर्म में भी बना सकते थे, इस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये सीएल हटा देंगे, ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, और ये वाला प्रोडक्ट है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, मेजर कौन होगा, सेट प्रोडक्ट। हेलो, नहीं आया समझ में, तो ये आपको समझ में आ गया, ये अच्छे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, पूछे जाते हैं। तो एक तो ये इनका, इसमें दो एल्कीन का बनना, इसमें एक एल्कीन का बनना, इसमें रिएक्शन दोनों तरफ होना, डैश में हो तो एक तरफ भी नहीं होना, इस बात को प्रूव करता है कि E2 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन एक एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। कौन वाला, ये इसमें वेज पर भी है, हमने वेज वाला दिखाया नहीं था, तो हमें चाहिए क्या, अगर ये क्लोरीन वेज पर है तो हमें बीटा पर हाइड्रोजन डैश पे चाहिए, तो इधर भी हाइड्रोजन डैश पर है, इधर भी डैश वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, मतलब दोनों तरफ निकल जाएंगे, परंतु ज्यादातर इधर से निकलेगा, सेट प्रोडक्ट होगा, इसमें ये मेजर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कठिन हो गया क्या मामला, बढ़ जाओ आगे। तो सब एल्कीन ही तो बन रहा है सब, इसका मतलब जब डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होता है तो एल्कीन बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन, और वो एल्कीन या तो E1 मेथड से बनेगा, या तो E2 से, या तो E1 CB से। अब उसमें आपने थोड़ा मिर्च मसाला भी डाल दिया कि E2 होगा तो ओरिएंटेशन क्या होगा, E1 होगा तो क्या होगा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ये भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन हो गया, अगला बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम करा दें, और भी रीजन है, आपको मैकेनिज्म बता दिया हूं, तो ये मेरी प्लानिंग पहले की थी, मैकेनिज्म से पहले की, तो अब चूंकि मैकेनिज्म बता चुका हूं तो अब मैं आराम से आपको समझा सकता हूं। देखो, अगर डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मेरा नोट्स चेंज हो जाता, बैच टू बैच चेंज होता, आप पिछले साल का नोट्स इस साल के नोट्स में मतलब सीक्वेंस बदल जाता, कैसे समझ में आता है मुझे कुछ भी याद नहीं, आप मुझसे बाहर पूछेंगे क्या पढ़ाएंगे तो मुझे कुछ भी याद नहीं, बस एक हेडिंग जब स्टार्ट होगा तो अगला क्या पढ़ाना ऑटोमेटिक आता रहता है उसमें,
मतलब बस डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसी चक्कर में मैं हमेशा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेकंडरी पोजीशन पाता था, मुझे रट नहीं पाता था। और जो गोल्ड मेडल पाते थे, जो फर्स्ट पोजीशन पाते थे, पाती थी लड़की थी, कह रहे वो ठीक है। उनको उनको कि आप 3-4 पेज दे दो, बोलो 1 घंटे में याद करो, ठीक है अच्छा इसको 3-4 2-3 बार देखा, हाँ बोलिए पूछिए, याद हो गया, लाइन टू लाइन कॉमा सही जो है, डॉट सही से बता देंगे, यहाँ कॉमा है, यहाँ डॉट है, यहाँ ये इतना साफ इतना तेज, कोई बात नहीं, डिहाइड्रेशन। अभी मत पूछिए कुछ, है ना, अब आप सब जानते हैं, है ना। मैं हर चीज क्या बना बना के लिखता था, तो उसमें समय लगता है और थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती थी। अच्छा, तो हमने क्या करना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या चीज? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब अगर कभी कहीं एल्कोहल हो और एल्कोहल के बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन हो और उसका रिएक्शन हम कराएं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 H3PO4 KHSO4, है ना, या Al2O3 या P2O5 या याद नहीं आ रहा, भूल रहा, POCl3, हाँ याद आ गया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, या इसका रिएक्शन करा दें थोरियम ऑक्साइड के साथ, इनमें से किसी के साथ भी कराएं और हीट कर दें, हमेशा क्या कर दें, मोहल्ले में आग लगा दें, तो समझ जाओ यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये OH यहाँ से H निकलेगा और ये एल्कीन बन जाएगा। अगर आपने ये पहला वाला रिएक्शन लिया तो मैग्नीशियम E1 हो जाता है, आपने दूसरा लिया तो मैग्नीशियम E2 हो जाता है, आपने तीसरा वाला रिएक्शन लिया तो मैग्नीशियम E1CV हो जाता है। ये कैटलिस्ट लेने पर मैग्नीशियम बदल जाता है, परंतु हमारे सिलेबस में डिहाइड्रेशन का सिर्फ E1 मैग्नीशियम सीखना। कौन सा मैग्नीशियम सीखना है? E1 पक्का, E1 जिसमें कार्बोकेटायन बनता है। तो इसीलिए जो अगला रिएक्शन हमने लिखा है उसमें हमने ये सिर्फ लिख रखा है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लें, H3PO4 ले लें, या पोटेशियम बाइसल्फेट ले लें KHSO4 और मोहल्ले में लगा दें आग। तो ये अल्फा कार्बन से H और बीटा का सॉरी अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H बाहर निकल जाएंगे और इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, ये OH और ये H बाहर निकले, अल्फा बीटा के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। अब ये रिएक्शन कैसे होता है आप सब जानते हैं, मैकेनिज्म, व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे ही अल्कोहल के घर के सामने H2SO4 पहुंचा, H2SO4 H3PO4 KHSO4 सबके काम एक जैसे होंगे, एक का दिखा रहा हूं दूसरा समझ जाना। ये टूटेगा H+ HSO4 माइनस में, ये टूटेगा H+ H2PO4 माइनस में, ये टूटेगा H+ KSO4 माइनस में, इन सबसे निकलेंगे H+। घर के दरवाजे के सामने अल्कोहल के घर के दरवाजे के सामने H2SO4 गया, पहले वो खुद ही टूट गया H+ और HSO4 माइनस में। अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है और HSO4 एक न्यूक्लियोफाइल है, H+ इलेक्ट्रोफाइल है, तो अल्कोहल के घर से अंदर बुलावा किसको जाएगा, कौन अंदर प्रवेश पाएगा बताओ, H+ अल्कोहल के घर के अंदर प्रवेश पाएगा। और ये जब घर के अंदर जाएगा तो अल्कोहल इसको चाहिए लोन पेयर, और उस लोन पेयर की कमी को पूरा कौन करेगा, कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो ये H+ अल्कोहल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बन जाएगा, ठीक है। अब या तो ये ऑक्सीजन पुनः हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के रिटर्न चला जाएगा, या तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और ये तुरंत ये अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और जैसे अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा इस अल्फा कार्बन पे क्या आ जाएगा, केटा। आया समझ में? अच्छा, ये सारा गेम अल्कोहल के घर के सामने, अल्कोहल के घर के अंदर एंट्री कौन लिया था, H+। अच्छा, घर के बाहर कौन वेट कर रहा है, और ये बोल रहा है कि मेरे H+ आएंगे लेकिन वो आ ही नहीं रहे, है ना। अच्छा, अगर घर के बाहर निकला भी है दरवाजे से तो कौन है, ये H नहीं बल्कि वहां से क्या दिखा बताओ, H2O निकलने के बाद घर के अंदर का माहौल अब न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहा, वहां का माहौल क्या हो चुका है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो अब घर के अंदर एंट्री किसकी होगी बताओ, HSO4 ये घर के अंदर जाएगा कि मेरे H+ कौन से हैं। तो जब ये अंदर जाएगा ना तो इसको ज्यादा कराता हुआ ये वाला H+ नजर आएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप केटायन होता है, इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ इलेक्ट्रॉन घटा देता है और इलेक्ट्रॉन घटने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचे रहता है। यहाँ H पर कौन सा चार्ज रहता है बताओ, प्लस, ये एसिडिक दिखेगा। तो बोला था मेरा H+ के रूप में गया था, अर्थात यही वाला H मेरा है। तो फिर ये HSO4 मोहल्ले में आग भी लगी है, जल्दी में होता है, ये इस H को यहाँ से चुरा लेता है, यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस प्लस के बीच में क्या है, बॉन्ड बन जाएगा, और ये HSO4 मुस्कुराता हुआ किस रूप में चला जाएगा, H2SO4। अभी भी इस H2SO4 को ये विश्वास है कि इसका जो H आया है इसी का है, लेकिन इसके पास जो H आया वो कौन सा है, इसका H तो किसके साथ भाग गया, वो H के साथ, और इसके पास जो आया वो कौन सा है बताओ, वो कार्बन का है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, उसको पता ही नहीं, कोई बात नहीं, आ गया। तो ये यही है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसका मतलब जब भी अल्कोहल के पास अगर H2SO4 हम भेजते हैं तो सीधी सीधी बात H2SO4 का H अल्कोहल के OH से जुड़ के प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का H2O बन जाएगा, केटायन बन जाएगा, और HSO4 पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को छीन लेगा और फिर ये एल्कीन बन जाएगा। आया समझ में बेटा? ओके, और ये एक काइंड ऑफ क्या है बताओ, एलिमिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, ये इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा से निकला OH और बीटा से क्या निकला H। अच्छा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, ये इसमें ये रिएक्शन जो होता है, ये पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस हमेशा फास्ट होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, फास्ट। वो स्टेप स्लो होता है जिसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और एक अनस्टेबल केटायन बनता है, वो स्टेप हमेशा क्या होता है, स्लो। जिसमें ये वाला स्टेप जो होता है ये थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट के एक अनस्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेप ये कार्बोकेटायन बनेगा और फिर HSO4 यहाँ से H+ चुरा के ये बना देता है प्रोडक्ट। इसमें ये स्टेप स्लो होता है, रेट यहीं से पता करेंगे, मतलब फ्यूचर में कभी रेट वगैरह लिखना होगा तो यहीं से लिखा करेंगे। ये आप जानते हैं ना कि केमिकल काइनेटिक्स में जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं उसका जो रेट होता है हम सबसे स्लो स्टेप से पता करते हैं। मतलब कोई रिएक्शन अगर 3 दिन में होता है, सैटरडे संडे मंडे, तो जिस दिन वो सबसे धीमा होता है उसी दिन हम रेट पता करते हैं। मान लिया संडे को स्लो हुआ तो संडे को ही रेट हम नोट करते हैं, हम नोटिस करते हैं कि कितने समय में कितना चेंज हुआ। आया समझ में? तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, वही स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट होता है उसका मोलर कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जीस सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन एक है ना, रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अगर ये आरडीएस है जिसमें रिएक्टेंट प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बताओ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के मोलर कंसंट्रेशन पे। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या लिखी जाएगी, एक, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, और इसका जो पावर होता है उसको ऑर्डर कहते हैं। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, ऑर्डर भी क्या होगा, 1 होगा। इसलिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जब इस मेथड से होगा तो उसे हम बोलेंगे E1 रिएक्शन, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आया समझ में? आगे अच्छा, इसमें कुछ और बातें हम आपको बता दूं। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटायन की, और हम सब जानते हैं कि कार्बोकेटायन की बुरी आदत होती है रियरमेंट शो करने की। अर्थात यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन बना है, पहले यहाँ ठहरना, सोचना, कहीं ऐसा तो नहीं कि रियरमेंट होगा, रियरमेंट करने के बाद HSO4 H को निकालेगा। मतलब जब भी आप HSO4 H को निकाले तो उससे पहले आप इसको क्या कर लेना, रियरमेंट कर लेना, तो फिर प्रोडक्ट हमेशा आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसमें रियरमेंट पॉसिबल होगा। और दूसरा
नेक्स्ट ये, अब जैसे मैंने ये रिएक्शन आपसे पूछा कि कैसे आपको बनाना है, तो बना लेंगे ना आप लोग, बताओ। तो सबसे पहले H2SO4 से क्या आप इसी मैकेनिज्म को 2-4 बार फॉलो करेंगे, फिर धीरे धीरे ये मैकेनिज्म आप फॉलो, मतलब जरूरत पड़ेगी तो हटा दीजिएगा। सबसे पहले ये H इसके साथ जुड़ेगा, ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा कार्बोकेटायन, वापस फिर ये कार्बोकेटायन रिंग के बगल में प्लस है तो ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगा, यहाँ हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, ये एक प्रकार का 1-2 शिफ्ट होगा, एक्सपेंशन के बाद बन जाएगा ये कार्बोकेटायन। अब जो HSO4 आएगा, HSO4 अपना H लेने के लिए आएगा, तो यहाँ पर इस केटायन के 3 पड़ोसी कार्बन एटम देखिएगा, एक ये पड़ोसी जहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, इसे कहेंगे, दूसरा ये पड़ोसी जहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तीसरा ये पड़ोसी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ का ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से, तो इसमें 3 एल्कीन पॉसिबल होगा, एक राइट साइड से, एक ऊपर से, एक यहाँ से, कितनी एल्कीन पॉसिबल होंगी? 3, परंतु इसमें मेजर एल्कीन हमेशा वही एल्कीन होती है सेट्सफ एल्कीन, या जिसकी जो है स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा। तो बताइए ये मेजर एल्कीन आपकी बन जाएगी। कोई पूछे इस रिएक्शन में पॉसिबल एल्कीन कितना होगा, तो ये तीनों पॉसिबल होंगे विदाउट स्टीरियो आइसोमर्स। विदाउट स्टीरियो आइसोमर कितनी एल्कीन पॉसिबल है? 3। मेजर कौन होगा? ये। अच्छा मैं पूछूं पॉसिबल एल्कीन विद स्टीरियो आइसोमर्स, तो एक ये होगा, इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा, लेकिन इसमें काइरल कार्बन है तो आरएस होगा, इसमें काइरल कार्बन है तो आरएस होगा, 2 इसके और 1 इसके, 5 एल्कीन संभव होंगे, लेकिन अब इतना टफ नहीं पूछा जाता, आप जानते हैं। तो अब इसमें लिखिए इफ देयर आर चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोडक्ट देन मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर इन दिस रिएक्शन। इसमें अगर आपको कई एल्कीन बनने वाली हो तो वो एल्कीन मेजर होगी जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, पक्का। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये रिएक्शन आपसे करने के लिए किया जाए तो आप हमेशा कर लेंगे ना आप लोग। इस रिएक्शन के करने के लिए सबसे पहले H2SO4 से क्या निकाला करिए आप लोग, जो है सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे H+, है ना, और आप भले ही समय लगे 1-2 बार पेपर पे इसका यूज करेंगे ताकि आदत हो जाए, तो ये यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दें, जैसे बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर यहाँ से क्या निकाल देंगे H2O, और H2O बनने के बाद वापस इसमें मिथाइल की शिफ्टिंग कर देंगे, और मिथाइल की शिफ्टिंग के बाद ये बन जाएगा, फिर वापस HSO4 आएगा, ये एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे, सॉरी यहाँ से HSO4 आएगा वापस, और ये फिर से एल्कीन यहाँ से बना देगा, यहाँ पर एल्कीन वही बनेगी जो 3 अभी आपने बनाया था। बना लेंगे आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं आया? हो गया पक्का? तो आप याद रखना इसमें ये वाली एल्कीन मेजर हो जाएगी, दिस एल्कीन इज द मेजर। अच्छा एक सवाल हमसे और पूछा जाता है, बना लेंगे प्रोडक्ट आप लोग? ये बना लेंगे प्रोडक्ट? आपको बता दूं इससे ये केटायन बनेगा और ये रीअरेंज करके इस केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब केटायन सेम बनेगा तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। ऐसे इनमें आप चाहें तो आप बना सकते हैं, है ना, इनमें केटायन बनाएंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे और फिर कर लेंगे। बना दूं डायरेक्ट प्रोडक्ट में, हो जाएगा। आंसर लिख दूं, इसमें 2 एल्कीन बनेगी, एक एल्कीन बनेगी और एक, एक्चुअली क्या है कि अगर ये प्रोडक्ट लिखा होगा तो फिर आप जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, नहीं तो अच्छा दोनों के प्रोडक्ट यहाँ सेम होंगे, ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नहीं सर, नहीं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर होमवर्क नहीं कराया, ये इसमें प्रोडक्ट सेम होगा। हो गया? अच्छा अगर आपसे कोई पूछे रिएक्टिविटी ऑर्डर, याद रखिएगा कभी भी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जिस अल्कोहल का कार्बोकेटायन स्टेबल होता है उसमें ये रिएक्शन तेज होता है, लेकिन फर्स्ट कार्बोकेटायन, रिएक्शन के बाद नहीं, कौन सा कार्बोकेटायन फर्स्ट। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन या इवन रिएक्शन पूछा जाए तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायन रिएक्शन भी तो कर सकता है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं तो इसका कार्बोकेटायन इसका कार्बोकेटायन फाइनली सेम हो जाएगा रिएक्शन के बाद, तो अब लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क होगा, जो पहला कार्बोकेटायन इसका होगा वो 3 डिग्री बनेगा, अल्फा एच ज्यादा होगा, इसका 2 डिग्री बनेगा, अल्फा एच का होगा कम, तो जहां पर ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर याद रखिएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, तो यहाँ पर R1 विल फास्टर देन R2, गलत लिखा, अच्छा R1 नीचे लिख दिया था, मैं R1 उसको समझ रहा था, ठीक है कर दूं R2, सही है, तो कंफ्यूजन रहना चाहिए। अच्छा ओके, तो बताइए सीधे सीधे बता देंगे, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी घटेगी, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, इवन रिएक्शन। ऐसे ये बेंजाइलिक, ये भी एल्काइल है, ये भी एल्काइल बनेंगे, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन, इसमें हाइपर कंजुगेशन, इसमें रेजोनेंस होगा। अच्छा आपको बताऊं ये बहुत ज्यादा होगा और उसके बाद ये होगा, और ये रिएक्शन ही नहीं शो करता, डू नॉट शो रिएक्शन, डू नॉट शो रिएक्शन, इवन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर कभी भी याद रखिएगा, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH हटा हो तो वो OH आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, तो इसका आंसर पहला और तीसरा, और बल्कि दूसरा तो हमें लिखना ही नहीं चाहिए, दूसरा तो सो ही नहीं करेगा। हाँ हाँ बेटा, क्या नहीं नहीं नहीं, ये फिर इसका ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये मजबूत होता है, ये बॉन्ड मजबूत होता है और इसका केटायन अनस्टेबल होता है। बेंजीन रिंग पे जो केटायन बनते हैं वो केटायन क्या होते हैं, अनस्टेबल, इसलिए वो बनना नहीं चाहिए। ये क्यों अनस्टेबल होता है बताइए? पहला, एक तो इसके प्लस का रेजोनेंस नहीं होगा, ऊपर से यहाँ एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, इसका हाइड्रेशन क्या होगा, sp होगा, और sp होगा तो बॉन्ड होना चाहिए 180 डिग्री पे, कितने होने चाहिए बताओ, ये बॉन्ड इसके 180 डिग्री पे होने चाहिए, और है कितने पे, 120 पे, तो 60 डिग्री का तनाव होता है यहाँ पर। इसीलिए फिनाइल केटायन अगर कोई पूछे तो बहुत ही कम स्टेबल केटायन होता है, इससे कम स्टेबल केटायन ब्रिज हेड केटायन नहीं होता, फिनाइल केटायन बहुत क्या होता है, अनस्टेबल केटायन, तो इसीलिए नहीं बनता, तो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, और बॉन्ड मजबूत होता है तो टूटता भी नहीं। जी क्या चीज, फिनॉल का नहीं होता, उसमें केटायन नहीं बन पाता, उसमें जो डिहाइड्रेशन होगा वो केटायन बनने से पहले हाइड्रोजन चुरा लेता है, Al2O3 जो है वो पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को चुराना स्टार्ट कर देता है। बस इतना लिख लो, उसमें E2 होता है, हमारे सिलेबस में नहीं, अलग से डिस्कस कर लेंगे, अभी बाहर कर लेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बताइए कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा, ब्रिज हेड कार्बन पर रिएक्शन नहीं होगा। ओके अब आपसे सवाल, नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल कितनी एल्कीन बोलो, 3, नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल 3, कौन कौन सी, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, देखो एक बार हाइड्रोजन आप यहां से निकालेंगे तो ये एल्कीन बनेगा, हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे तो इसके 2 आइसोमर्स होंगे, टेस्ट में आ गया था, AITS में डिहाइड्रेशन में सवाल दे दिया था। हाँ अच्छा कितने आइसोमर बनेंगे, ओके यहां पर जो एल्कीन बनेंगे वो बनेंगे C4H8, अब इसके नहीं, अब तो यही बना लो, मेजर ट्रांस होगा, मेजर कौन होगा, ट्रांस,
अब आपको एक चीज और बताना है, मेथड टू प्रिपेयर, कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, इस पर सवाल बनता है, बार बार बनता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये हम आपको बता दूं, क्योंकि इस पे सवाल बनता है और बच्चे इस पे गलतियां करते हैं खूब। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, जैसे मैं एक रिएक्शन पूछूं आपसे, हाँ बेटा, अच्छा ये अगर मैं यहाँ पे एल्कोहल ले लूं, बात नहीं, कॉन्सेंट्रेट, एक सावधानी बताना, अभी मुझे दिमाग में आया तो ये बताते बताते भूल ना जाऊं कि सर अगर यहाँ हीट ना लिखा हो, टेम्परेचर लिखा हो 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तो क्या करेंगे, अगर ऐसा लिखा हो, या हीट ना लिखा हो और यहाँ पर टेम्परेचर तो क्या करेंगे, मुझे ये बता देना, ठीक है। ध्यान से देखना, एक तो ये क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं, यहाँ पे सेम क्वेश्चन कराऊं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराऊं, या तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हो डाइल्यूट H2SO4 और टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये इस पर भी चर्चा होगी जारी, अभी हम इसकी बात करते हैं। इसका आपको बनाना पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या बता दो, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, सबको दिख रहा है। तो अगर कोई बोले इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाओ, मतलब रिएक्टेंट से शुरू करो, सारे प्रोडक्ट और बीच में जितने इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बने हैं सबको एनर्जी और समय के साथ दिखा दो, तो जो डायग्राम होगा उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो इसके लिए मैकेनिज्म जरूरी होता है। तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले H2SO4 किसमें टूटेगा, आप मुझे बताइए, H2SO4 किसमें टूटेगा, H+ और HSO4- में। तो सबसे पहला काम होगा कि एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। फिर प्रोटोनेटेड एल्कोहल का क्या होगा बताइए, ये H2O यहां से बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। मैं इसको नीचे बना दूं तो उधर मुझे वो एरिया मुझे चाहिए, ये केटायन बन गया। फिर इसमें रिएरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा रिएरेंजमेंट, रिंग के बगल में प्लस है तो एक्सपेंशन होगा, तो रिंग एक्सपैंड करके आई थिंक ये बन जाएगा एक 5 मेंबर का रिंग, ऐसे एक्सपेंशन आता है कि नहीं आता आप लोगों को, अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड तोड़ो और बीटा को केटायन से जोड़ो, वही टेक्निक, अल्फा को केटायन से, अल्फा पे प्लस दिखाओ, अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड, बीटा को केटायन से और अल्फा पे, बस ये बन गया। फिर इसमें रिएरेंजमेंट होगा, अगेन रिएरेंजमेंट होगा और ये बन जाएगा आपका ये फाइनल ये वाला कार्बोकेटाइन। अब ये फाइनल कार्बोकेटाइन से HSO4 आएगा, HSO4, ठीक है, हीट करने पर ये एल्कीन बना देगा, ये बन गया, ये बन। अब आपको यहां से लेके यहां तक की जो कहानी है ये सब, इनको आपको अगर एनर्जी और टाइम के साथ दिखा दो तो जो डायग्राम होगा उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। शुरुआत कहां से करेंगे इसको, ये आपका इसको बना लेते हैं, ये P, इसको Q, ये R, ये S, फिर T, फिर U, V, ठीक है। अब बस V W समझ आ रहे हैं कहां पे जा रहे हैं, मतलब एक बार आपको ABCD पढ़ने का मौका मिल गया तो यादें ताजा करना शुरू कर दिया है ना। अच्छा, बिना एक्सेप्शन के ABCD याद किया था आपने, है ना। और जो साइलेंट हो जाता है बीच बीच में उसका क्या, नहीं नहीं वो आपको इसलिए याद है ना कि वो क्या पढ़ा, हाँ मैम लोग अच्छा पढ़ाती हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं ऑनलाइन लेक्चर लेता था पहले ना, तो मेरे व्यूज ही नहीं आते थे, पता नहीं बट उतने ज्यादा। अच्छा, मेरे को फिर बाद में किसी बच्चे ने मैसेज दिखाया, कहा कि भाई उसमें कुछ मैसेज दिखा, सर आई एम ऑल्दो स्टूडेंट ऑफ जेई बट आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टडीइंग बायोलॉजी हियर, है ना। मतलब बच्चे जेई वाले भी पढ़ लेते हैं जो क्लासेस में, है ना, ठीक है। ओके, सुन रहे हो ना, कोई नहीं। तब मेरे को समझ में आया कि यहाँ पर पढ़ाना नहीं हमें ज्यादा, है ना, पढ़ाए तो गए काम से, है ना। इंटर एनर्जी और समय, समय का पहिया चल रहा है, क्या चीज, अरे नहीं मेरे को तो आते ही नहीं, खुद ही नहीं आता, तो मैं कहां से जनरल नॉलेज के लिए किसी तरीके से पढ़ाई कर लिया। यहाँ पर बताना आपको कहां से स्टार्ट करें, हम बताओ रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, पी से, तो पी को कहीं रख ले एनर्जी में, चलो मैं पी को यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पी को रख दे, ये पी रहा, पी के बाद जन्म किसका होगा, तो क्यू की एनर्जी कहां होगी, पी से ज्यादा या कम, कम। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एक बॉन्ड ज्यादा है, आप ऊपर प्लस देकर के सोचना कि ये हल्का प्लस की वजह से ऊपर होना चाहेगा, बॉन्ड की वजह से नीचे, तो ये हल्का सा नीचे रह जाता है, तो इसकी एनर्जी जो होती है वो पी से थोड़ी सी नीचे होती है, क्यों। अब क्यू के बाद किसका जन्म होगा, क्यू के बाद केटायन, ये महाबर्बाद है, एकदम टॉप लेवल पर होगा, बर्बादी के टॉप लेवल पर होगा, तो इसको लिखेंगे सबसे, इसको यहां तक पहुंचने में समय भी लगेगा, तो ये बर्बादी के टॉप लेवल पे पहुंचा, यहां कौन बताओ, ये आर। आर के बाद किसका जन्म होगा, वो थोड़ा सा स्टेबल होगा क्योंकि रिएरेंजमेंट हुआ है ना, तो एस थोड़ा सा स्टेबल होगा, तो एस को थोड़ा सा हम नीचे लिख दिया, एस, एस हल्का सा फर्क होता है, इसके बाद कौन, इतना नहीं कितना नीचे हो जाएगा, पी से नीचे हो जाएगा, पी के से तो ऊपर ही रहेगा। इसके बाद किसका जन्म होगा बताओ, टी, वो और स्टेबल होगा, तो टी हम यहां लिख देंगे। अब इसके बाद टी के बाद जन्म कौन लेगा बताओ, यू और वी, यू और वी की एनर्जी ये इंटरमीडिएट से तो कमी होगी, बोलो, और लेकिन इससे ज्यादा होगी, इससे, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड इसमें पाई बॉन्ड है, तो ये पी के ऊपर होगा और इस इंटरमीडिएट के बीच में कहीं होगा, लेकिन इसमें कौन नीचे होगा कौन ऊपर होगा, यू नीचे होगा क्योंकि वो मोर स्टेबल है, तो इसके बाद समय का चाहिए चलेगा और जन्म लेगा यू, और यू के बाद फिर क्या आएगा, वी, बस हो गया। अब इनको मिला, कौन, नहीं इसमें सिग्मा बॉन्ड है और इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल की एनर्जी हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्डेड से ऊपर होती है, पाई बॉन्ड एक वी को ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग क्या होती है, वी, तो उससे एनर्जी ज्यादा लॉस नहीं होती, लेकिन सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग क्या होती है, स्ट्रांग, तो सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल की एनर्जी हमेशा पाई बॉन्डेड वाले से कम, इसलिए तो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको यहां पर पहुंचाने के लिए हीट देना पड़ेगा कुछ ना,
हीट तो तभी देना पड़ेगा, बस इनको मिला। लेकिन याद रखना, हर परिवर्तन में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, हर परिवर्तन में एक दर्द छिपा होता है, जानते हैं आप लोग ना। हर चेंजेस में कोई ब्रेकअप हो रहा है तो वहां दर्द होगा, पैचअप हो रहा है तो वहां दर्द होगा, कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो जैसे सुनो, जब ये पी क्यू से इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा ना, तो इसके बीच की जो एकदम स्थिति होगी उसे कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन पी एंड क्यू। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा दोनों से ज्यादा होती है, तो जो पी और क्यू का ट्रांजिशन स्टेट होगा वो हल्का सा इससे ज्यादा एनर्जी का होगा। ऐसे जब ये क्यू इस आर में कन्वर्ट हो रहा होगा और ये बॉन्ड आधा टूटा होगा, तो ये क्यू और आर के बीच में ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसकी एनर्जी इससे क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो क्यू की समझ आ गया आपको, तो क्यू हर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा। इसलिए आपने ग्राफ में अक्सर पाया होगा कि ग्राफ सीधे लोग नहीं बनाते, जैसे ए और बी को, जैसे ए और बी को हमें जोड़ना है तो हम ए और बी को सीधे नहीं जोड़ते बल्कि हम ऐसे जोड़ते हैं। ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। हम तो गलती सोचते हैं अच्छा लगता है इसलिए जोड़ते हैं, हम इसे ऐसे नहीं जोड़ते, कभी हम इसे ऐसे नहीं जोड़ते, इसे ऐसे नहीं जोड़ते, स्ट्रेट नहीं जोड़ते, क्योंकि स्ट्रेट इसमें कन्वर्ट नहीं होता। याद रखिएगा, ये हल्का सा एनर्जी बढ़ती है फिर इसमें कन्वर्ट होता है। दिया बुझने से पहले एक बार तेजी से चलता आया समझ में आपको। तो ये पी क्यू में कन्वर्ट होता है, तो ये है पी एंड क्यू का ट्रांजिशन स्टेट, पक्का। तो ये रहा पी से क्यू का ट्रांजिशन स्टेट, और क्यू कन्वर्ट हो गया आर में। ये क्यू और आर के बीच का ट्रांजिशन स्टेट है। फिर आर एस में ये 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जो आपने 1,3 हाइड्राइड शिफ्टिंग वगैरह कराया था, ठीक है, 3 MCTS। फिर इसके बाद एस टी में कन्वर्ट होगा तो ट्रांजिशन स्टेट, फिर इसके बाद में टी यू में कन्वर्ट होगा तो ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद में ये वी में कन्वर्ट होगा तो ट्रांजिशन स्टेट। जो स्टेबल होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल होता है, वो थोड़ा नीचे होता है। आया समझ में आपको। तो हम आपसे इस रिएक्शन को देख के बताएं, हम आपसे पूछें इसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट हैं, तो आप बताइएगा 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिशन स्टेट। आया समझ में। इसमें मुख्य प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जिसकी एनर्जी यू, ये पहले बनेगी, आपका यू मेजर हो जाएगा। इस रिएक्शन को देख के बताओ इसमें सबसे समय कहां लग रहा है, सबसे टाइम कहां लग रहा है, जब क्यू आर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यही स्टेप क्या होगा, आरडीएस। अब याद रखना, जिस एल्कोहल में ये आर जल्दी बनेगा, ये पहला वाला आर जिसमें जल्दी बनेगा, ये गाड़ी जैसे यहां पर पहुंचेगी प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। तो इसलिए हमने आपको बताया कि जिस एल्कोहल का कार्बोकेटायन स्टेबल होता है वो नीचे कहीं होगा, नीचे होगा तो ये जल्दी से कन्वर्ट होगा, वहां पर प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाएगा। तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है यदि किसी का कार्बोकेटायन क्या होता है, स्टेबल। इस ग्राफ को देख करके आपसे पूछा जाए कि सी द ग्राफ एंड डिसाइड टोटल नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट अकरिंग इन दिस रिएक्शन। इस ग्राफ को देख के बताओ कितनी बार 1 2 शिफ्ट हुआ है। तो ये बीच में जो इंटरमीडिएट केटायन है ना, ये एक केटायन, ये दो केटायन, ये तीन केटायन है। तो ये पहला केटायन दूसरे में कन्वर्ट हुआ है तो एक 1 2 शिफ्ट हुआ, ये यहां पर एक 1 2 शिफ्ट, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और एक 1 2 शिफ्ट यहां पर हुआ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहला सवाल, इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट ये भी। दूसरा सवाल, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये समझ में आ गया। तीसरा सवाल कि इसमें कितनी बार 1 2 शिफ्ट हुआ, तो आप चाहें तो यहां से बता सकते हैं 2 बार 1 2 शिफ्ट हुआ। आपसे पूछा इसका जो मोस्ट स्टेबल केटायन बनेगा उसमें अल्फा एच कितना होगा, तो मोस्ट स्टेबल केटायन में अल्फा एच 2 2 4 और 3 7 होगा। इसमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन में अल्फा एच कितना होगा, 3 2 5 और 2 7 होगा। लीस्ट स्टेबल में अल्फा एच कितना होगा, 4 होगा। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बोलो। नहीं आया समझ में। अच्छा, ये ग्राफ को देख के बताओ, ये आरडीएस नहीं लिखा होगा, इसमें कौन सा स्टेप आरडीएस होगा, ये देखो सबसे अधिक समय यहीं पे लग रहा है, यहीं पे सबसे अधिक टाइम यहां लग रहा है, इस रिएक्शन में सबसे अधिक टाइम यहां लग रहा है क्या। हाँ हाँ, किससे घटेगा, पर यहाँ सिग्मा बॉन्ड है सारे, और यहाँ पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भले कितने भी तनाव में होते हैं, समझ में आ गया, वो पाई बॉन्डेड वाले से कम एनर्जी पे होते हैं हमेशा हमेशा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। ओके, कोई डाउट। तो अगर हम ऐसे कोई आपसे पूछे डायग्राम बनाने के लिए, कोई पोटेंशियल डायग्राम बनाने के लिए, तो आपको यही करना है, पहले प्रोटॉन एल्कोहल बनाना है, सारे केटायन बनाने हैं, उनको एनर्जी के हिसाब से रखना है, और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा के इनको क्या कर देना, आपको मैच कर देना है, पोटेंशियल डायग्राम बन जाए। हेलो, तो हमने एल्कीन भी बनाना सीख लिया और साथ में डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किस चैप्टर का है, ये रिएक्शन कहां पर मिलेगा, एल्कोहल चैप्टर का, एल्कोहल इथरफिनॉल थर्ड चैप्टर का कार्बो जो है, और साथ में एल्कीन का प्रिपरेशन। बोला जाता है कि एल्कीन में खाली नाम लेके चले जाओ, तो क्या फायदा नाम लेने से, जब पढ़ी रहे तो खत्म करते हैं, एल्कोहल में नाम लेके प्रणाम कर लेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पर खत्म कर लेते हैं। ओके, अब हाँ, तो भूल गया, अगर हमने यहाँ पर हीट नहीं लिखा हो कभी, अगर हीट में लिखा जाए, चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर वही क्वेश्चन बार बार करते हैं और हमें समझ। अगर मैंने हीट नहीं लिखा है, बस आखिरी घर तो आपको जाना ही है, किसने रोक रखा, चाय नहीं लाई क्या, अरे हाँ यार, इस कचौड़ी के साथ जब चाय हो गई होती ना तो मजा ही आ गया। ठीक है, आज नहीं फिर कभी नेक्स्ट टाइम। अगर हम इसका रिएक्शन याद देखो, अगर हम इसका रिएक्शन H2 डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन सुनो कराएं तो क्या बनेगा, इसका जो पहला कदम हो तो सेम होगा भाई। H2SO4 से क्या निकलेगा मुझे बताओ, H, और बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल, पक्का। और ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल से केटायन तो बन ही जाएगा, अब फिर केटायन में रिएरेंजमेंट भी हो जाएगा, ये केटायन बन जाएगा। अब याद रखना, इससे एल्कीन बनाने के लिए हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें एल्कीन बनाना है तो एल्कीन काइनेटिक थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, सॉरी टेक्निकल सीधे सीधे बोलो, एल्कीन ज्यादा एनर्जी वाला प्रोडक्ट होता है, तो उसको बनाने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। अगर हीट नहीं दिया है तो एल्कीन में नहीं कन्वर्ट होगा, ये इसी रूप में पड़ा रहेगा। लेकिन जीवन तो ये इंटरमीडिएट रूप में नहीं बिताएगा ना। इसमें मुझे बताइए, जब ये H2O निकला था, यहाँ पर वाटर निकला नहीं निकला, बताओ। इसी में वाटर टहल रहा होगा, और अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया तो ढेर सारा वाटर वहां पर मोहल्ले में मौजूद होगा, और ये वाटर इस पर पुनः अटैक कर जाएगा वापस, बोलेगा कोई बात नहीं, एल्कीन नहीं बन रहा, ये अपना लोन पर इसको डोनेट कर देगा, लोन पर डोनेट करके या केटायन को स्टेबल कर देगा, और ये इस तरह से। और थैंक यू, बस 1 मिनट में छोड़ रहा हूं आपको, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आप लोगों ने आज 3 बजे से लगातार पढ़ रहे हैं आप, और थैंक यू सो मच। अगर आप ये एक्स्ट्रा सुबह से पढ़ रहे हैं, पर आप इस जो मेहनत है ना, इसका आप 4 महीने बेटा, आपको लगेगा ना ये सारी इस 1 2 महीने में इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, 2 3 महीने। यहां से क्या निकालेंगे बताओ, देखो ये बना, फिर दूसरे जो H2 होंगे ना, ये H2, फिर ये यहां से H बाहर निकलेगा अपने आप, और ये बन जाएगा एल्कोहल। देखो, एक एल्कोहल लिया था, दूसरा एल्कोहल बन गया, एक एल्कोहल लिया था, दूसरा एल्कोहल बन गया। अच्छा, इसमें हुआ क्या, इस एल्कोहल का नाम था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन है, तो इस एल्कोहल का नाम था 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, पक्का। और यहां पर क्या बना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हुआ 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अब दोनों ये इसका पोजीशन आइसोमर्स, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन।
कौन सी रिएक्शन कहेंगे बताओ? आइसोमेराइजेशन। तो याद रखना डिहाइड्रेशन रिएक्शन तभी होता है जब टेंपरेचर हीट दिया हो, और मतलब टेंपरेचर हाई दिया हो। अगर टेंपरेचर मतलब कमरे के तापमान से कम दिया है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस साफ-साफ लिखा हो, कूल कंडीशन, तो वहां पर हम एल्कीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि एल्कीन बनाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एल्कीन तभी बनेगा जब हम हीट सप्लाई करेंगे, अदरवाइज एल्कीन नहीं बनेगा। और फिर वो जो केटायन बनेगा उस केटायन पे आप OH चिपका देंगे। जो केटायन बनेगा उस पे क्या चिपका देंगे आप? OH चिपका देंगे। मैंने आपसे ये पूछा था ये वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पर OH, अगर हमने इसका रिएक्शन किया H+ और हीट ऐसे लिख दिया, H+ और हीट कर दिया, तो तुरंत आप बनाएंगे यहाँ पर एल्कीन बनेगा, और ये एल्कीन इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, याद रखना ऐसा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया H+, ओनली H+ लिख दिया और टेंपरेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, तो यहाँ पर हम एक नए आइसोमर को बनाएंगे, अल्कोहल। छोड़ दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ अच्छा फोन, अब मेरी बात सुनो, अभी खत्म हो चुका है एल्कीन का प्रिपरेशन, लगभग खत्म। एल्कीन का प्रिपरेशन अल्कोहल से, एल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन द्वारा समाप्त हो चुका है। एल्कीन कैसे रिएक्शन करता है, कई रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। एल्कीन 4 मेन टाइप के रिएक्शन शो करता है। एक रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं, कैटालिटिक, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तीसरा ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गया? तो ये बस रिएक्शन बचा। थैंक यू सो मच इसके लिए, यहां से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सबको। हम लोग शायद पढ़ रहे हैं यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये लेक्चर लंबा चलेगा।